दोस्तों, आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिन। हम सबको मालूम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ उसने आज पूरे विश्व में 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिन की तरह घोषित किया है। उसमें ना ना ही सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। और हम सबको मालूम है आज पूरे विश्व में इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं, इतने सारे डिप्रेशन के भोग शिकार सब बन रहे हैं, इतने सारे मिसहैप्स हो रहे हैं, इतने सारे परिवार टूट रहे हैं। बच्चों में भी हमने ना जो ना सुनी हुई हो ऐसी मानसिक बीमारियों ने बड़ों बच्चों में बूढ़ों में घर कर लिया है। तो उसका रीजन क्या है? वो भी एक आज बहुत बड़ा एक ग्लोबल इश्यू बन के हमारे सामने उभरा है। और हम बार बार ये भी सुनते हैं कि IQ, EQ वो सब क्या होता है। उसके बारे में भी हम आज अपना जो हमारा एक जो ग्लोबल वेबिनार है उसके बारे में हम पूरा उसका पूरा नो हाउ हमने आज हमारी जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है उनसे लेंगे। एनिमल हेल्पलाइन कोरोना फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे आज हजारों दर्शक जो इस वेबिनार का जीवन प्रसारण देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उन सबका एनिमल हेल्पलाइन कोरोना फाउंडेशन की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आपने कंसर्न सिटीजन एक जवाबदार नागरिक की तरह आज के इस वेबिनार को सुनने का, उससे कुछ इंस्पिरेशन लेने का, उससे कुछ गाइडेंस लेने का आपने एक प्रयत्न किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज का जो हमारा जो विषय है वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EQ वो IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, उसके बारे में हम पूरा मार्गदर्शन हमारे जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनसे लेंगे। जैसा कि हम सबको विदित है कि जो वैश्विक स्तर पे गुजरात और गुजरातियों के और हम सबके गौरव हैं, ऐसे जय वसावड़ा जी वो आज के मेन स्पीकर हैं। वो उनका परिचय देने की आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कोई जरूरत है, क्योंकि वो हम सबके दिल में बसे हुए हैं। एक प्रेरक वक्ता है, लेखक हैं। बहुत ऐसा कम देखा गया है कि जो लेखक होते हैं वो बहुत अच्छे वक्ता भी हों, और जो अच्छे लेखक हो, अच्छे वक्ता हो, वो अच्छे इंसान भी हो। इन्होंने तीनों क्वालिटीज का एक संगम परम कृपालु परमात्मा ने किया है। ऐसे जय वसावड़ा जी कुछ ही मिनटों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम उनका जो उनका तो एक बोलते हैं कि वो ग्लोबल ट्रैवलर है। मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा कंट्रीज में उन्होंने ट्रैवलिंग भी किया है। उन्होंने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ इस तरह के सेमिनार्स, वेबिनार्स ऑफलाइन ऑनलाइन किए हुए हैं, करते रहते हैं। और सबसे बड़ी और एक बोलते हैं ना इंस्पिरेशन वाली बात उनकी ये भी है कि जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने पूरा प्राइमरी जो एजुकेशन है वो पूरा घर बैठ के किया है। तो कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि जो एजुकेशन का मतलब क्या है, वो बोलते हैं किताबों का ज्ञान। तो किताबों का ज्ञान उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया है, अपने घर पे बैठ के लिया है, और फिर भी आज वैश्विक स्तर पे उन्होंने हम सबका नाम रोशन किया है। ऐसे जय वसावड़ा जी कुछ ही मिनटों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे ही हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट में आज हमारे साथ जुड़े हुए श्री विपुल माली जी एक यंग एंटरप्रेनर है, और पर्टिकुलरली HR कंपनी एक पोस्ट रिज्यूम उनको वो हेड करते हैं, और पूरे ग्लोबल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उनका टाइप है, और क्वालिटी HR उनको प्रोवाइड करते हैं। जय वसावड़ा जी आपका स्वागत है। बस मैं अभी आपका ही बोल रहा था बिल्कुल कि बिल्कुल, वो एक कोरोना की वजह से वो सब न्यूज वाले कहते हैं ना कि कुछ बाइट दे दे, लोग घर पे रहे। तो घर पे रहने की बात में घर पे रह के करके वापस आ गए आपके पास। अरे बस मैं वही बोल रहा था कि बहुत अच्छा ऐसा कम देखा जाता है कि जो लेखक हो वो अच्छे वक्ता भी हो, और अच्छे लेखक, अच्छा वक्ता, वो अच्छे आदमी भी हो। आई एम प्राउड टू बी योर फ्रेंड। तो अरे मेरा मैं तो आपके बारे में व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को हिंदी भाषी है और सुन रहे हैं उनको तो शायद पता नहीं होगा, हमारे मित्तल भाई जो है वो बड़े अच्छे काम तो करते ही है। जैसे उन्होंने अच्छे इंसान वाली बात की, वहीं से मैं शुरू करता हूँ उनके बारे में कि वो अच्छे इंसान तो ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कितने अच्छे इंसान है वो। आप पूछिए राजकोट में किसी से भी कि कितनी प्रवृत्तियां करते हैं, और इंसानों की दुआ तो हर कोई लेता है, ये तो अबोल पशुओं की, पंखियों की दुआ भी लेते हैं, इतने अच्छे इंसान है। बहुत तो बहुत आपका ये बहुत धन्यवाद। अच्छे कवि भी है।
काफी बार कुछ जो इश्यूज आते हैं उनके ऊपर, कॉन्टेम्पररी इश्यू के ऊपर इतना अच्छा लिख के भेज देते हैं, तो बड़ा मजा आ जाता है वो पढ़ने के लिए। हमारा कैथारसिस हो जाता है उनकी बातें पढ़ के। तो और मैं तो अमेरिका में भी देखा है कि कितनी अच्छी उनकी प्रवृत्ति की सराहना की गई। चालो गुजरात कार्यक्रम जो सुनील नायक, प्रफुल्ल नायक कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो उनको आमंत्रित किया गया था और यहाँ से गए भी थे मित्तल भाई। तो मुझे मालूम है कि भाई कितने अच्छे आदमी है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कथिरिया साहब। मैं अपना विषय के बाद में आऊंगा, मित्तल भाई मुझे जब बुलाएंगे तब आऊंगा। लेकिन यस ये भी कह रहा हूँ, जो सुनने वाले जो इकट्ठे हुए उनके लिए, कि हमारे कथिरिया साहब, इन दोनों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे घर पे बैठे सो नाइस हुए ऑफ आराम से कोई मूवी देख सकता था, कोई किताब पढ़ सकता था, लेकिन मैंने कह दिया कि आप बताइए कब करना है, मैं आ जाऊंगा। क्योंकि हमारे वल्लभ भाई कथीरिया डॉक्टर है, डॉक्टर की हिसाब से भी उन्होंने काफी लोगों को उनको मरीजों को उन्होंने ठीक किया है। और एक पॉलिटिशियन, एक जाहिर जीवन के आदमी हम कह सके, उसके हिसाब से भी उन्होंने कई मरीजों को ठीक किया है। क्योंकि मैंने तो देखा है कथीरिया साहब एक ऐसे आदमी है कि नेशनल लेवल की पर्सनालिटी है, लेकिन हर कोई उनको छू सकता है, उनके पास जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, वो उनको सुनते हैं, उनके साथ उनकी उनकी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ना, इमोशनल क्वोशंट, वो इमोशनल क्वोशंट इन दोनों लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये ये इतनी प्यार से इमोशनली हैंडल करते हैं हर सिचुएशन को। और अब तो गायों के लिए काम कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जिनके बारे में कोई आवाज उठाने वाले, जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनके बारे में अगर आप आपकी आवाज उठाए, तो मुझे लगता है कि परमात्मा की आवाज जो है वो आपके लिए उठेगी। ये इतना पुण्य का अच्छा काम ये दोनों सज्जन कर रहे हैं, तो मेरा प्रणाम व्यक्तिगत रूप से। और फिर मित्तल भाई इतना बोल दिया, ये आप दोनों के बारे में बोलना था इसलिए बोल दिया, विषय के बाहर जाके। अब आप जैसा बताए वैसे बोलूंगा। अरे जय भाई, आपने पूरे विषय में जो आपका अनुभव सिद्ध जो वक्तव्य दिया है, और आपको जान जान के आनंद और गौरव भी होगा कि कल से ही एक वैश्विक स्तर पे भूमि सुपोषण अभियान शुरू हो रहा जी है। जैसा कि हम सबको विदित है कि कोरोना और ऐसी कई बीमारियां बेसिकली जो आती है अन्न से, और हम जी बोलते रहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मन कैसे प्रफुल्लित होगा, कैसे पुण्यान्वित होगा, तो अन्न को क्वालिटी प्रदान करने के लिए कल से ग्लोबल लेवल पे भूमि सुपोषण अभियान शुरू हो रहा है। और आज के विषय से ये रिलेटेड इसलिए है कि जैसे जी भूमि को सुपोषित करने के लिए खाद्य की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है, वैसे ही मन को सुपोषित करने के लिए जय जयकारा की जरूरत होती है, आपके जय हो की जरूरत होती है। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे टेलीफोनिक आमंत्रण को भी आपने मान रखते हुए हमारे साथ आप जुड़ गए हैं। हमारे दूसरे से विपुल माली जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हो, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जय भाई, आपने अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से हमको टाइम दिया है, हम सबको विदित है। वैसे शेड्यूल ये था कि विपुल भाई पहले बोलेंगे क्योंकि आप थोड़े ऑक्यूपाइड थे, बट विपुल भाई हमारे दोस्त है, तो उनसे मैं परमिशन लेके आपका समय नहीं नहीं सर, सबके लिए। सीनियर यस यस नहीं नहीं, मेरा विपुल भाई को सौभाग्य पहले होगा रखें, कि मैं राजकोट वाला घर जय का भाई को आदमी हूँ। सुनना मेरा सौभाग्य होगा। Yes, yes, पहले yes, yes. उनको सुनेंगे। We are desperate. We are desperate, and और we will be more than happy. विपुल भाई तो हमारे हमारे परिवार के हैं। तो हाँ जी हाँ जी। जय भाई, मैं सीधा आपसे ही विनती करूंगा कि आज आज जो पूरा विश्व स्वास्थ्य दिन है, जैसे जी तो उसके IQ इज हाउ EQ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है। और आपको तो विदित होगा, आप तो यू आर ऑल्सो फ्रॉम राजकोट। तो अनफॉर्चुनेटली जी राजकोट को सेवा नगरी तो सब बोलते हैं, बट आपको शायद आपको भी विदित है कि राजकोट में डेली हम सुनते 3 सुसाइड हुए, 4 सुसाइड हुए, और जी कई सुसाइड तो ऐसे होते हैं जो डिक्लेयर भी नहीं होते सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से। तो यही सीन पूरे वर्ल्ड में इस तरह का नेगेटिव एनवायरनमेंट मानसिक स्तर पे हो रहा है। तो पूरे कहीं पे भी हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो लाइन लगी होती है। वो जो मानसिक दिव्यांगता जो हेरिडेटरी हो उसका तो कोई दिक्कत, उसमें तो सिर्फ भगवान ही हेल्प कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन और स्किजोफ्रेनिया जी जैसे रोग का भोग बन रहे हैं, बच्चों में भी बोलते हैं फेसबुक पे 5000 फ्रेंड होते हैं, पर जिससे दिल खोल के बात कर पाए उसे ऐसे 2 लोग भी नहीं होते हैं। सही तो बात है। इमोशनल क्वेश्चन को कैसे बढ़ाया जाए, भावनात्मक प्रतिक्रिया, तो ही अपने सफलता और सुफलता जीवन में कैसे प्राप्त की जाए, उस बारे में आप अपना हम सबको मार्गदर्शन दे, ऐसी आपसे विनती है। जय भाई वसावड़ा। जी जी मैं विपुल भाई का भी धन्यवाद कहूंगा, वो उन्होंने अपना वक्त मुझे दे दिया। तो आपका भी धन्यवाद सर। और ये मेरे लिए तो सब घर के ही लोग हैं, तो जब जैसा चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे। मैं तो मित्तल भाई आपको कहता भी हूँ कि आपको जब लगे कि भाई यहाँ पे किसी पे विपुल भाई का बीच में भी ले लेना है, कि अरे प्लीज। उनसे इसका अभिप्राय लेना है, इस बात में कुछ सवाल पूछ यस। लेना है, फील फ्री, आप ले ही यस। लेना। और जो आपने बताया
मैं दो बातों से बात करना चाहूंगा। एक पुराने जमाने की बात है, एक आने वाले कल की बात है। तो पुराने कल की एक बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका आईक्यू संसार में उस वक्त तो सबसे ज्यादा था और आज भी सबसे ज्यादा आईक्यू वाले इंसानों में माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन की वाइफ मिलेवा, उनकी पत्नी, उनको किसी ने पूछा कि भाई आपको पता चलता है कि आपके पति क्या है गुल खिला रहे हैं विज्ञान में, ये सापेक्षवाद क्या है, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ये चीज क्या है, आपको कुछ पता है, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको समझती वो एक काफी है। ये उनको समझना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ये Yes, उनके रिसर्च से समझ, वो चाहे ब्रह्मांड के रहस्य समझ ले, मैं मेरे पति को समझती हूँ। वो मुझे पता है कि कैसे उनको हैंडल करना है, उनके मूड को कैसे हैंडल करना है, उनके उनको क्या चाहिए, कब नहीं चाहिए, कब वो नाराज होते हैं, कब अच्छे रहते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ काफी है। तो ये समिंग अप करता है एक्चुअली। तो ये लास्ट में मुझे कहना चाहिए, मैंने फर्स्ट में कह दिया। ये पूरी हमारी जो टॉपिक है उसको समिंग अप करता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आईक्यू वाले माने जाने इंसानों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो के आईक्यू से उनके संसार नहीं चलता, आईक्यू से उनकी थियरीज बनती है, उनकी साइंस चलती है, उनकी उनकी नई नई इन्वेंशन की बात जो होती है वो चलती है, लेकिन संसार नहीं चलता, रिलेशनशिप नहीं चलती। और खुद आइंस्टाइन भी बड़े अच्छे थे, बड़े हंसमुख किस्म के आदमी, उनके जो चेहरे देख के विद्यार्थियों भी खुश हो जाते हैं, वो बाल बाल ऐसे घुंघराले रखे हुए थे, हमारे कलाम साहब जैसे रखते थे वैसे, और वे मूछें भी ऐसी थी, तो कार्टून कैरेक्टर जैसे दिखते थे, और खुद ऐसे ऐसे ही चले जाते थे कहीं पे भी, और बैठ जाते थे कहीं पे किसी के साथ बातें करने के लिए। पार्क में जाके किसी के कोई पूछता था कि सर मुझे ये सिखाइए कि सापेक्षवाद क्या है। मुझे याद है एक वाकया, जब अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों ने वो थे वो प्रिंसटन में, प्रिंसटन मित्तल भाई, जब हम गए थे वो एडिसन गांव में, वहां से कुछ ही दूर है प्रिंसटन, हमारे सुनील नायक वहां पे रहते हैं। तो वो प्रिंसटन गांव में आइंस्टाइन पढ़ाते थे। तो विद्यार्थियों ने खत लिखा कि पता नहीं चलता, हमारे प्रोफेसर आपकी थियरी पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो आइंस्टाइन ने कहा प्रोफेसर गलत होंगे, थियरी गलत नहीं है, अब मैं आपको पढ़ाने आऊंगा। तो वो तो अनऑफिशियल क्लास था, तो स्टूडेंट लोग सब पार्क में इकट्ठा हुए बगीचे में, और आइंस्टाइन साहब आए, तो उन लोगों को तो अच्छा लगा, उस जमाने में सेल्फी वाले कैमरा तो थे नहीं। तो वो ऐसे ही सब ऑटोग्राफ लेने बैठ गए कि ये तो हम जिसको पढ़ रहे हैं वो आदमी आया, जो हमारे किताब में पाठ आता है जिसका, वो साइंटिस्ट हमारे सामने है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि क्या दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा कि सर रिलेटिविटी, सापेक्षवाद समझ में नहीं आता। तो आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस को छोड़ दीजिए ना, इसमें किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, किसी की शादी हुई है, किसी की सगाई वगाई एंगेजमेंट हुई है, तो दो तीन लड़के लड़कियों ने कहा कि हाँ हाँ हमारी हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने जो स्पाउस है, अपने जो लवर है, उनका जब वेटिंग करते हो किसी रेलवे स्टेशन पे जाके, क्योंकि न्यूयॉर्क में तब सबवे रेलवे भी थी, तो वहां पे वेटिंग करते हो, तो 5 मिनट अगर उनको देर हो जाती है तो वो 5 मिनट आपको 1 घंटे जैसी लगेगी। और अगर 1 घंटे आपसे बात करेंगे और फिर कहेंगे कि मम्मी ने बोला है शाम को 7 बजे घर पे जाना है, और आप कहेंगे कि भाई नहीं नहीं ऐसे तो कैसे हो सकता है, अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं, अभी थोड़ा और बैठो, अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि बस यही तो सापेक्षवाद है, यही तो रिलेटिविटी है। 5 मिनट का वक्त आपको 1 घंटे जैसा लगता है, वहां पे स्लो हो जाता है आपका समय, और वहां 1 घंटे का समय है वो 5 मिनट का लगता है, वहां पे फास्ट हो जाता है समय। ये स्लो और फास्ट की गेम कैसे हमें मालूम हुई दोस्तों? मालूम हुई इस वजह से कि इमोशन जो हमारे हैं वो डिफरेंट है दोनों टाइम हमारी जो फीलिंग्स थी, हमारी जो लागणी का प्रवाह था वो डिफरेंट था। एक में एंग्जाइटी थी, इंतजार था, कुछ ये हुआ वो हुआ यो हुआ क्यों हुआ, घड़ी देख देख के लोग पता करते थे तो उनको समय स्लो हो जाता था। दूसरे में आनंद था, मजा था, खुशी थी, हंसी थी, प्यार था, तो वहां पे समय फास्ट चलने लगता था। तो ये पुरानी वाली बात हो गई। अभी मैं पढ़ रहा था, अभी पिछले ही महीने इकोनॉमिस्ट, जो बड़ी लंदन से निकलने वाली एक मैगजीन है, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल उसमें साइंस के, टेक्नोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के आते हैं। उसमें एक सर्वे आया कि 2040 में विमेन पावर के ऊपर पूरा आर्टिकल था। और क्योंकि विमेन्स डे आ रहा था मार्च महीने में, तो फरवरी में उन्होंने एक आर्टिकल रखा कि 2040 में, हम 2021 में है, तो 20 साल के बाद, 20 साल पहले नहीं 20 साल बाद, जो फ्यूचर है उसमें रोबोटिक्स आ जाएगा बहुत सारा,
अभी तो हम पता ही कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं और मोबाइल चालू हो जाता है हमारी आवाज की वजह से। हमारे गूगल असिस्टेंट और सिरी और ये सब असिस्टेंट आ गए, एलेक्सा और वो सब, हम बोलते हैं और हमारी म्यूजिक सिस्टम चालू हो जाती है। हमारे टीवी में बोल के हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो अभी तो इतना ही है। तो उन्होंने लिखा है कि 2040 में तो बहुत सारे असिस्टेंट्स रोबोटिक आ जाएंगे। कुछ सर्जरिया रोबोट से हो जाएगी मेडिकल में। काफी सारी ऐसी चीजें होगी जो रोबोट से होगी, ऑटोमेटिक होगी। तो वहां पे पुरुषों का काम कम होगा। ये सब, मैं भी पुरुष हूँ, मित्तल भाई पुरुष है, विपुल भाई भी सुन रहे हैं, हम सब पुरुष लोग बैठे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि पुरुषों का काम कम हो जाएगा, लेकिन महिलाओं की जॉब ज्यादा टिकेगी। क्योंकि महिलाएं इमोशनल केयर गिविंग का काम कर सकती है पुरुष से बड़ी अच्छा। जैसे कि किसी भी कंपनी में बड़ी अच्छी रिसेप्शनिस्ट की जो टेबल होती है, बड़ी सजाई हुई, कंपनी का फेस जो होता है, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, 70%, होटल में चले जाओ, 70% जो फेस होता है इंस्टीट्यूट का, वहां पे कोई रिसेप्शनिस्ट महिला बैठेगी। एयर होस्टेस हम बोलते हैं, अब एयर होस्टेस तो नहीं होती, होस्ट भी होते हैं, क्योंकि क्रू में तो दोनों मेल पर्सन भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। फिर भी एयर होस्टेस ही दिमाग में रहती है और सबसे ज्यादा फीमेल ही होती है वहां पे। अब प्राइमरी टीचिंग देख लीजिए, एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में प्राइमरी टीचर्स में 60%, 70% तक फीमेल है। प्राइमरी टीचर, छोटे बच्चों की शिक्षिका, छोटे बच्चों को संभालने का काम। और नर्सिंग केयर, इकोनॉमिस्ट का रिपोर्ट बताता है कि आज के वक्त 2021 में नर्सिंग केयर में 86% फीमेल है। मेल नर्स भी होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, राजकोट में भी है, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब भी है, कथीरिया साहब, तो उनको पूछे तो ज्यादा पता चलेगा। फीमेल नर्सिंग केयर, हम नर्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो चेहरा आता है वो एक स्त्री का आता है, पुरुष का नहीं आता। चाहे पुरुष उसकी डिग्री ले ले, काम भी कर ले। तो ये इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है, मानी इकोनॉमिस्ट के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई 2040 में स्त्रियों के जॉब क्यों सिक्योर्ड हो गए? क्योंकि वो इमोशनल जॉब है, वहां पे इमोशन की जरूरत पड़ेगी। वहां पे सिर्फ कैलकुलेशन तो वो रोबोट कर लेगा, कंप्यूटर कर लेगा, मोबाइल कर लेगा। लेकिन जहां पे फीलिंग चाहिए, जहां पे आपको एहसास चाहिए, जहां पे आपको किसी से बात करते वक्त, किसी से ये एरोस्टेस की जॉब में या रिसेप्शनिस्ट की जॉब में या प्राइमरी टीचर की जॉब में या नर्सिंग की जॉब में क्यों फीमेल ज्यादा होती है? क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन हैंडल करने का प्रेशर इमोशनली वो एक इनहेरेंट है। हमारे परिवारों में भी आप देख लीजिए ना। एक मेरे पिताजी ने सालों पहले आराधना फिल्म जब उनके साथ में बैठ के देख रहा था, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर वाली आराधना फिल्म, मेरे सपनों की रानी वाली, बड़ी पुरानी फिल्म है 71 की। तो उन्होंने कहा कि एक माँ जितना तपस्या अकेले रह के अपनी बेटे को पढ़ाने की कर सकती है, ये मेरे पिताजी का एक प्रश्न था। इतना एक पिता, एक बाप कर सकता है अकेला अगर बेटे के साथ या बेटी के साथ रह जाए? डिफिकल्ट होगा उसके लिए। माँ के लिए जितना आसान हमें लगता है ना, फिल्मों की कहानियों में भी, टीवी सीरियल की कहानियों में भी, पिता उस फॉर्मेट में हम देख नहीं पाते। उसमें स्त्री पुरुष वाला मामला कम है, इमोशन वाला मामला ज्यादा है। इमोशन हैंडल में फीमेल ऑफ द स्पीसीज आर बेटर देन मेल। ज्यादातर लोग हम कहते हैं ना कि फीमेल जो है होती है वो इमोशनल होती है। इमोशनल होती है इसी वजह से तो केयर कर पाती है। इमोशनल होती है इसी वजह से तो बच्चों को संभाल पाती है। इसीलिए तो मातृत्व का वरदान परमात्मा ने उनको दिया। तो ये जो दो सिरे हैं, एक पुराने वाली बात मैंने की आइंस्टाइन वाली, एक आने वाले कल की बात की, दोनों में बात क्या है कि भाई आप अकल बड़ी या भैंस, ऐसा हम कहते हैं ना, वो कहावत तो ऐसे आ गई, अकल बड़ी या भैंस। तो भैंस तो छोड़ दीजिए, अकल से ज्यादा बड़े हैं आपके एहसास। आप अकल से किसी को बहुत छू नहीं पाओगे। मैं आपको सिंपल सा एक नाम देता हूं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी। अब गांधी जी का इतना बड़ा महान आईक्यू तो था ही नहीं, लेकिन महान आईक्यू जिनका था, ऐसे लोग, वो तो गांधी जी के अगले आगे पीछे बढ़ते रहते थे, घूमते रहते थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल लॉरिएट, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, काफी सारे आईक्यू वाले लोग, कवि लोग, हमारे झवेरचंद मेघानी का आईक्यू कितना बढ़िया था, गुजरात के कवि, वो तो गांधी जी के लिए कविता लिख के भेजते थे। जिन्होंने इतनी सारी कहानियां लिखी, एक जीती जागती यूनिवर्सिटी जिसको माना जाता था। तो ये आप देख लीजिए कि गांधी जी का इक्यू है वो बड़ा अच्छा था। वो किसी को भी, दुश्मन को भी अपना कर सकते थे। वो जेल में जाते थे और जेलर में साउथ अफ्रीका को वो अपने हाथ के सीके, वो, आप जेलर को क्या गिफ्ट दोगे?
अब जेल में तो बैठे बैठे आप कोई महान गिफ्ट कोई अमेजोन से तो पार्सल नहीं आएगा साउथ अफ्रीका में उस जमाने में। तो अपने हाथों से चमड़ी के जूते सीके जो जेल के कैदियों को काम करवाते हैं उससे, उन्होंने वो जनरल स्मट्स को दिए। और जनरल स्मट्स की बेटी ने बाद में सालों के बाद अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी ने कभी वो जूते पहने नहीं। उनके आंख में आंसू आ जाते थे वो जूते हाथ में लेके कि इस आदमी के जूते में मैं पांव नहीं रख सकता। मैं इसराइल गया, नेगेव के डेजर्ट में, रण में, इसराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट बेन गुरियन, जिनके नाम से ये पूरा एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, वहां पे इसराइल में। तो वो बेन गुरियन के घर पे मैं गया और वहां पे तस्वीर खींचने की मनाही थी, लेकिन मेरे साथ वाले भाई साहब ने मुझे एक तस्वीर खींची दी, मैंने अपनी कॉलम में डाली वो उस तस्वीर। बेन गुरियन ने, इसराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट ने, गांधी जी की तस्वीर रखी थी अपने बेडरूम में, इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा के लिए। और उनको ये प्रेरणा चाहती थी कि भाई मेरे यहूदियों का जो समाज है वो पूरी दुनिया में से जो इकट्ठा हुआ है यहाँ पे इसराइल में, वो तो एक ही फेथ वाला है, लेकिन इंटरफेथ सोसाइटी वाले इंडिया में एक आदमी की बात पूरे भारतवर्ष में लोग सुने। दांडी कूच जैसे, हमें अपनी आजादी की अभी जो शुरुआत हुई हमारे उत्सव की, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलेक्शन जो किया, अब देखिए 75 साल जो आजादी के हुए, सिलेक्शन कौन सी घटना का किया, उनकी शुरुआत के लिए दांडी कूच का किया। लोगों को लगा होगा कि भाई गुजराती है मोदी साहब तो गुजरात में आके कर दिया उन्होंने उद्घाटन, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका कवरेज ही ग्लोबल था। उस जमाने में लोगों को बड़ी नवाई लगी थी कि गुलाम देश में कोई अकेला आदमी इतने सारे लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा कर लेता है, विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट ट्विटर। इमोशनल क्वेश्चन, ईक्यू। तो दोस्तों ये तो मैंने कुछ किस्से आपको सुनाए, लेकिन हमारी विरासत में अगर भारत में जाके देख ले तो हमें इसके बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे। हमारे 4 महापुरुष, मैं काफी बार कहता हूं अपने व्याख्यानों में, अपने लेख में, कि भारत की संस्कृति जिसको हम कहते हैं, वो संस्कृति कोई ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे नहीं मिलेगी आपको, वो मिलेगी 4 इंसानों में। जिसको हम भारत कहते हैं, वो भारत को अगर जानना है तो 4 उसके पिलर्स है, स्तंभ है। एक है श्री राम, दूसरे श्री कृष्ण, चौथे महावीर, और पांचवे बुद्ध, और सॉरी तीसरे महावीर और चौथे बुद्ध। 4 इंसान है, 4 पिलर होते हैं ना, सिंहासन के 4 पिलर होते हैं। तो भारत का सिंहासन जो है वो 4 स्तंभों पे टिका हुआ है, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर। चारों में क्या आपको दिखाई देता है? ईक्यू। ऐसा नहीं कि आईक्यू नहीं था, और ऐसा भी नहीं होता कि ईक्यू वाले लोग के पास आईक्यू नहीं होता और ईक्यू की बात करते हैं, लेकिन चारों इमोशनली स्टेबल थे। आप देखिए, कृष्ण और महावीर ने तो 2 शब्द भी दे दिए। महावीर ने एक शब्द दिया, वितराग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ओशो ने बहुत प्रवचन किए इस एक ही शब्द के ऊपर, कि न राग न वैराग, सिर्फ वितराग। राग भी नहीं, अनुराग भी नहीं, वैराग भी नहीं, यानी इस छोर भी नहीं जाना है, उस छोर भी नहीं जाना है, बीच में खड़े रहना है, वो वितराग। और वही बात की श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञ शब्द भी वही है, जो वितराग है वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ, बीच में खड़े हो जाओ। जैसे जो तराजू होता है उसकी जो दांडी है वो बीच में खड़ी है, नहीं इसे झुकती है पल्लू, न ऐसे झुकता है। न अनुग्रह, न किसी के साथ आग्रह रखो, प्रेम रखो, न किसी के साथ आसक्ति रखो, न किसी के साथ द्वेष रखो, अनासक्त हो जाओ, ये कृष्ण ने कहा। राम को आप देखिए, भरत रो पड़ते हैं, राम भरत को संभालते हैं। राम लक्ष्मण गुस्से में आ जाते हैं, राम लक्ष्मण के क्रोध को भी शांत करते हैं। राम वनवासियों के साथ भी संवाद करते हैं, हनुमान के साथ बैठ जाते हैं, सुग्रीव के साथ बैठ जाते हैं, जाम्बुवान, नल, नील, सबके साथ उनका काम रहता है। तो आप ये देखिए, तो ये है ना, राम के पास एक इमोशनल क्वोशंट है, वो ऐसे ही नहीं चले जाते। देखिए, कोई भी आदमी उसकी बीवी को कोई उठा के ले गया होगा तो पहले क्या करेगा? कोई दूत थोड़े भेजेगा, सीधा मारने चला जाएगा। लेकिन राम ने ये नहीं किया। राम ने ये भी नहीं किया कि चलो ये सीता को उठा के ले गया था तो मैं मंदोदरी को उठा के ले आऊंगा। अपना इमोशनल क्वोशंट उन्होंने बिल्कुल सही रखा कि भाई आने वाले कल की पीढ़ियां अगर मेरे आचरण में से कुछ सीखना चाहे तो उनको पता चले कि एक आदर्श आचरण कैसा होना चाहिए, पुत्र का, पति का, कोई इंसान का, राजा का, युद्ध लड़ने वाले आदमी का भी आचरण कैसा होना चाहिए। कि पहले आप दूत भेजो, पहले आप वार्निंग दो, पहले आप किसी को मौका दो कि भाई आपकी गलती सुधारे, अगर लास्ट रिसोर्ट हो तभी आप सोल्जर की तरह हथियार उठाओ। और
उनके परिजनों को कोई नुकसान न हो। राम ने लंका पे कोई अयोध्या का ध्वज भी नहीं फहराया। विभीषण को यानी रावण के परिवार के सदस्य को ही लंका सौंप के वापस चले आए। देखिए, तो ये इनकी गाथाएं सुनाते हैं ना हम लोग, उनमें इमोशनल क्वेश्चन कूट कूट के भरा हुआ है। सिर्फ पराक्रम और वीरता और बाहुबली वाली बात नहीं है। कैसे किसी को ठहराव से सुनना, समझना, संवाद करना, जंगल में भी ऐसे आनंद से रहना, महल में भी आनंद से रहना, किसी भी सिचुएशन में। सुबह में राज्याभिषेक होने वाला था, वहां पे सज धज के गए थे और शाम को जंगल में जाने के लिए तैयार होकर निकल गए। ये क्राइसिस सिचुएशन जो है उसको हैंडल करना, ये इमोशनल क्वेश्चन है। तो कृष्ण के बारे में तो सबको पता ही है, हम तो ज्यादातर उदाहरण ही उनके देते हैं स्थित प्रज्ञता के। उनको तो मैं तो कहता हूं कि मल्टी कलर है। मोर पीछ मयूर का पंख जो उन्होंने रखा हुआ है अपने बुकुट में, तो वो उसी का तो एग्जाम्पल है कि भाई सब कलर्स को अपने अंदर मिला लो और सब कलर्स को जियो। अब फ्रेंड्स के साथ हो, मस्ती मजाक भी कर लो, आनंद भी कर लो, रोमांस भी कर लो, खेल लो, वृंदावन में रास भी रचा लो। चीर हरण भी उनके साथ जुड़ा हुआ है और चीर पूर्ण भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। सीरियस सिचुएशन है और राज दरबार में द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे हैं, तब वो मजाक करने के लिए नहीं आते, तब वो मदद करने के लिए आते हैं। उनको पता रहता है कि ये मित्रों वाला मामला है, सखियों वाला, गोपियों वाला मामला है। यहाँ पे गगरी पे कंकरी मारी जा सकती है, क्योंकि ये इसमें कोई एफआईआर नहीं डालेगा, ये फ्रेंड्स है। तो कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे मौन रहना है, ये ईक्यू है। अब कृष्ण को पूरा चरित्र देख लीजिए ईक्यू के अगर सीखना है तो कृष्ण से बहुत सीखने को मिलेगा आपको ईक्यू में। कि कहीं पे वो बोलते ही नहीं बिल्कुल, दुर्योधन के सामने सिर्फ विराट दर्शन करके निकल जाते हैं, फिर विदुर के यहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं और कौरव से मिलने के लिए चले जाते हैं। विष्टि कार्य, दूत कार्य जो रहता है, तो ये उनसे भी सीखना है। द्रौपदी जब आक्रोश में एक बार कृष्ण को कुछ कह देती है तो कृष्ण जवाब ही नहीं देते, सिर्फ मौन रहते हैं, मौन खड़े रहते हैं। उनको पता है कि ये स्त्री का आक्रोश है, आज इसका गुस्सा फूट पड़ा है, तो गुस्से फूट पड़ने का कारण है। गांधारी जब श्राप देती है तो कृष्ण वंदन करके ऐसा ही कहते हैं कि भाई माता और तो कौन होगा जो आपको आपने जो गवाया है, आपने अपने पूरे कुटुंब गवा दिया, परिवार गवा दिया, तो आपका जो दुख है उसको बांटने वाला और तो कौन होगा, मैं ही खड़ा हूं आपके सामने, मुझसे ही बांट लीजिए। ऐसे ही पूजा नहीं करते ना हम लोग। अब देखिए कृष्ण के तो जन्म से ही पूरी जर्नी चालू हो गई। वो तो कंप्लेन कर सकते थे ना कि मुझे माँ बाप की गोदी नहीं मिली, देखो मुझे कितने दुख हो गए, मेरा तो मैरिज का रिसेप्शन भी नहीं हुआ, मेरा तो अच्छी तरीके से कोई शादी ब्याह का नौता के कार्ड भी नहीं छपा किसी को बुला सकूं। दुख अगर गिनने जाऊं तो कृष्ण की लाइफ में कि मैं सेट हुआ तो मथुरा जाना पड़ा, मथुरा में सेट हुआ तो वहां से द्वारका आना पड़ा, वहां पे नई नगरी बसानी पड़ी तो हस्तिनापुर जाना पड़ा, वहां पे कुरुक्षेत्र में लड़ना पड़ा, वहां से वापस आना पड़ा, वो भी श्राप लेके। कोई टेंडर वेंडर तो थोड़ा मिला था वहां पे। तो देखिए, अगर कंप्लेन करनी है तो कृष्ण के पास 15 मुद्दे हैं कंप्लेन करने के लिए लाइफ के बारे में। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, उन्होंने स्माइल किया, बांसुरी बजाई। जब लगा कि ये सिचुएशन है जिसमें सामने वाला पूछ रहा है कि ये कैसे क्यों हो रहा है, तब जाके उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। वरना तो अर्जुन काफी बार साथ में बैठा हुआ था, कभी द्वारका में बैठे हुए कोई रुक्मणी और सत्यभामा को बैठ के तो नहीं सुनाई भगवत गीता। उन्होंने इंतजार किया कि सामने वाले स्टूडेंट के दिमाग में जब क्वेश्चन आएगा तब वो टीचर की बात सुनेगा। पहले अगर टीचर बता देगा तो टीचर की बात ही व्यर्थ हो जाएगी, वो सुनेगा ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार कहा था कि भाई मैं खिलाड़ियों से कम्युनिकेट करता हूं लेकिन उनको कभी एडवाइस नहीं करता, लेकिन जब सामने से वो पूछने के लिए आते हैं तब मैं ड्रेसिंग रूम में जाके कहता हूं कि देखो बेटे आज जो वो हुई ना वो ये गड़बड़ हुई। पहले नहीं कहता, मानता हूं कि नेशनल टीम में खेलने वाला बंदा है, उसको इतना तो पता होगा ना कि मैंने कहाँ पे नो बॉल किया, कहाँ पे फील्डिंग में गड़बड़ कर दी, कहाँ पे बैटिंग में गड़बड़ कर दी। मैं कौन होता हूँ उसको कहने वाला। लेकिन वो धीरे धीरे उसको लगता है कि कैप्टन को मुझे पूछना चाहिए। जब पूछता है तब बताता हूं, क्योंकि तभी वो आचरण करने वाला है, तभी वो पालन करेगा मेरी एडवाइस का। अगर यूं ही बोलता रहूंगा तो वो मानेगा ही नहीं मैं जो बोल रहा हूं। तो ये देखिए, ये जो रेंज है पूरी, अब महावीर और बुद्ध की तो हम जानते ही है। कान में अगर आप कील भी भोंक दो, वस्त्र का तो त्याग कर ही दिया है, हाथ में तो कुछ रखा ही नहीं, तो वो रिएक्शन ही नहीं देते। महावीर का तो पूरा बोध ही यही है। मैं जो जैन धर्म का थोड़ा बहुत समझा हूँ, मित्तल भाई तो ज्यादा समझते हैं उसमें, लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत समझा हूँ यही कि आपके कषाय, आपके कर्म बंधन कम करो, प्रतिक्रमण कर दो हर रोज, रिवर्स मैकेनिज्म कर दो,
और जो कटुता आपके अंदर आई है, जो जो आपने कुछ बुरा भी किया है, आपसे कुछ गलत काम भी हो गया है, कर्तव्य हो गया है, उसको अंदर से निचोड़ के बाहर रख दो कि भाई आज तो हो गया लेकिन कल नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिवर्स मैकेनिज्म में वो दुख महसूस कर दिया और मैं माफी भी मांग लेता हूँ। क्षमा, अब नए साल में क्षमा मांगनी वो पूरी दुनिया में तो कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो महावीर में आया। तो ये देखिए कि जितने महापुरुष हम कहते हैं कहीं पे कनेक्ट तो होते हैं ना उसमें, ये इमोशनल इक्यू, तब तो वो शब्द नहीं था इक्यू वाली, लेकिन ये बात तो सुना के गए ना कि भाई आप देखिए ये कीजिए, ये रिएक्ट मत कीजिए, अपने कर्तव्यों की क्षमा मांगना सीखिए, अगर बुरा हो गया है तो प्रतिक्रमण करना सीखिए, शांत रहिए, अपने कर्म बंधन को बढ़ाइए मत, ज्यादा उलझिए मत, छोड़ दीजिए अपरिग्रह, जब छोड़ना है तब खड़े होकर छोड़ के चली जाइए। बुद्ध ने तो मध्यम मार्ग, उनका शब्द ही है मध्यम मार्ग, ये इक्यू का ही शब्द है कि बीच में खड़े हो जाओ, न ज्यादा ये न ज्यादा वो, ऐसा भी नहीं कि कुछ खाना ही नहीं और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ ही खा लेना है, जितना स्वाद मिलता है वो भूख जितनी है उतना स्वाद मिलेगा, उतना खा लो, ये बुद्ध का मामला है। तो ये सब महानुभवों ने, बुद्ध की तो बड़ी पुरानी और बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि उनको जब जहर दिया गया तो जिसके हाथ से उन्होंने जहर मिला, उनको उसने कहा कि देखो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे तो कभी ना कभी जाना था, ये आज इसका निर्माण हो गया मेरे जाने का पृथ्वी छोड़ के, लेकिन और लोग तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा करो कि मैं चला जाऊं उससे पहले तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं एक जीव का कल्याण तो कर लूं जाते जाते, तुम्हारा कल्याण तो कर दूं, मेरी वजह से तुम्हारी मृत्यु क्यों हो जाए, मेरी मृत्यु तो तय है, निश्चित है। ये बुद्ध है, ये इमोशनल क्वेश्चन है। देखिए जो फेवरेबल सिचुएशन होती है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कंफर्ट जोन बोलते हैं, उसमें तो हर कोई अच्छा ही लगता है। मैं घर पे बैठा हूँ, यहाँ पे आराम से बैठा हुआ हूँ, मेरा ही घर है, लाइट चालू है, पंखा चालू है, कोई क्राइसिस सिचुएशन है ही नहीं, तो मैं अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे कुछ धरतीकंप का कोई आ जाए, यहाँ पे शौक, या कोई ऐसी लाइट वाइट चली जाए, या कोई ऐसा ही कोई सांप निकला है सपोज, तब आप कितने स्थिर रहते हैं, तब पता चलता है कि आप जो बातें सुना रहे हैं उसके साथ आपका जुड़ाव कितना है, आपके इमोशनल जो है वो पावर कितना है। तो इक्यू जो है वो आपको क्राइसिस में मदद करता है, वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को, जो मित्तल भाई ने शुरुआत में बोला कि इतने सारे डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं, ये क्लिनिकल डिप्रेशन वाला मामला डिफरेंट है, वो हेरिडिटरी में आता है, वो हमारे जीन्स में भी होता है, थोड़ा बहुत केमिकल लोचा, जिसको मुन्ना भाई ने बोला था फिल्म में, वो केमिकल लोचा दिमाग में शुरू हो जाता है, और आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और वो उसका वो मैं अगर मेरे पास आओगे तो मैं उसकी दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन काफी सारे लोग, मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हो गया, मैं डिप्रेस हो गया, मैंने अपघात कर लिया, ऐसे भी किस्से आए। लास्ट ईयर एक जवान ने मुंबई में अपघात कर लिया क्योंकि उसका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी एग्जाम में मार्क नहीं आए, मैं डिप्रेस हो गया, मुझे मेरे पति ने या पत्नी ने कुछ बोल दिया, मैं डिप्रेस हो गया, मैं बच्चों के लिए ये ले लिया, डिप्रेस हो गया, मैंने किसी ने मेरे मेरे ब्लू टिक नहीं हुआ मेरे मैसेज का, मेरे 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 चाहने वाले, मैं जिसको प्रेम करता हूँ उसने मेरा मैसेज पढ़ा ही नहीं, ब्लॉक कर दिया, मैं डिप्रेस हो गया। तो ये जो डिप्रेशन है वो तो इन्वेटेड डिप्रेशन है, वो तो हमने खुद को न्योता देके बुलाया कि चलो आओ आओ मैं राह देख रहा हूं तुम्हारी डिप्रेशन के लिए। तो क्योंकि हम हमारे रिलेशन में क्लियर नहीं है, हम हमारे जो क्या चाहिए उस एम्बिशन में क्लियर नहीं है, हम हमारी जो क्रिएशन है उसमें क्लियर नहीं है, हम क्लियर ही नहीं है तो डिप्रेस होते जाएंगे। तो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो हमें क्लियर करना सिखाएगी चीजों को, कि आप क्लियरली सोचे, क्लियरली देखें, क्लियरली विजुअलाइज कीजिए। देखिए पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग हुआ था सालों पहले, उसमें बच्चों को, काफी सारे बच्चों को चॉकलेट दी गई और बच्चों को कहा गया कि भाई आप अगर ये चॉकलेट नहीं खाते हो और ऐसे ही संभाल के रखते हो एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए, तो आपको 3 और चॉकलेट मिलेगी बोनस के तौर पे, लेकिन अभी खोल के खा जाते हो, एक वीक तक रखोगे वापस दोगे, आपको 3 मिलेगी, लेकिन अभी खा जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो वो सर्वे तो तभी खत्म हो गया एक वीक में, लेकिन 15 साल के बाद ये देखा गया कि जिस बच्चों ने कंट्रोल किया चॉकलेट खाने की अपनी तमन्ना को, अपनी भूख को, अपनी अपनी लालच को, वो आगे जाके बेटर करियर में विदाउट डिप्रेशन, विदाउट इमोशनल अनस्टेबिलिटी वाले इंसान बने। और जो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने डिसीजन को,
वो थोड़े साइकिक तौर पे या किसी को इंट्रोवर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा लोगों से मिक्स नहीं होता, या कुछ और एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, लोगों के साथ ही बाहर रहता है, घर पे मिक्स नहीं होता, ऐसे कुछ मामला है। तो ये तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था पूरा साइकोलॉजी का, और 15 साल के बाद उसके रिजल्ट आए। तो ये होता है। मैं तो काफी बार पेरेंट्स के लिए जो सेमिनार करता हूँ उसमें बोलता भी हूँ। मेरा एक पूरा लेक्चर वो planetjv.net मेरी जो यूट्यूब है उसमें रखा ही है। तो उसमें मैं बोलता हूँ कि भाई आप देखिए अपने बच्चों को अब सही गलत ये सब की पहचान कैसे करवाओगे, बोल के करवाओगे। वो आपने बोल दिया, उससे सुन लिया, आप खुद भी नहीं सुनते काफी सारी बात। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं बोलता हूँ आप भी ध्यान से नहीं सुनते कभी कभार, तो वो कैसे सुनेगा, वो तो छोटा बच्चा है। लेकिन आप उसको मॉल में ले जाओ, मेले में ले जाओ, कहीं पे बाहर ले जाओ, और उसको ऑप्शन दो कि 10 रुपया है, चाहे आपके 100 रुपया है, आपको आपका आपका लाडला या लाडली है, आपको आपका आंख का तारा है, लेकिन 100 रुपये मत दो, 10 रुपये दो, और बोलो कि या तो आइसक्रीम खाओ या तो समोसा खाओ। उसको डिसीजन लेने दो कि 10 रुपये में या तो आइसक्रीम आएगा या तो समोसा आएगा। तो एक चीज को पसंद करने, सिलेक्शन उसको बताओ कि सिलेक्शन कैसे करो। एक सिलेक्ट करोगे तो एक छोड़ना पड़ेगा। मैं जब आज शाम को आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो सपोज मुझे किसी का फोन आया कि भाई यहाँ पे एक कार्यक्रम है, आया भी था, तो मैंने कहा कि भाई मुझे भाई ये नहीं करा, मैं तो जुड़ नहीं सकता टीवी टेलीविजन चैनल का। तो मैंने कहा कि भाई मैं आपका संदेश दे सकता हूँ लेकिन जुड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वक्त दिया हुआ है। अब तो वो ये जवानी है दीवानी फिल्म में दीपिका और रणबीर का एक सीन है, आपको याद होगा, कि वो उदयपुर में जा रहे हैं ऊपर और सनसेट हो रहा है, और उसने नीचे वाले शो की कोई टिकट विकेट लेके रखी है, और वो कहता है जल्दी जल्दी भाग भाग के चले जाओ, वो शो शुरू हो जाएगा। और वो गर्लफ्रेंड जो है दीपिका जो है उसको बैठ के कहती है कि तुम कितना भी भाग लो, कितना भी दौड़ लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। अब आधा सनसेट देखोगे, आधा शो देखोगे, उससे तो बेटर है कि पूरा सनसेट देख लो, जाने दो शो को, छूट जाएगा। यहाँ पे इस मोमेंट को एंजॉय करो ना, जहां पे बैठा हो वो सामने सूरज डूब रहा है, वो वापस नहीं आएगा, देख लो। तो ये जो चीजें होती है, ये चीजें हमारे लिए है, हमें सीखने के लिए है। और आप ये ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि इमोशनल क्वेश्चन कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी कोई कि जिसमें बहुत सारा आपको पढ़ाई करनी पड़े या बहुत सारे ग्राफ चेक करने पड़े, या बहुत सारा, वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करे उसका शास्त्र है। और पश्चिम की दुनिया में बाद में आया। हमारे यहाँ तो जैसे मैंने बताया हमारी संस्कृति और विरासत में जुड़ गया था। हमारे काफी सारे बोध ही इसके हैं कि भाई आप बहुत आगे ना जाओ, ये मत करो, ये मत करो, यहाँ से रुक जाओ। तो हमारे तो पूरा देश ही इमोशनल है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो इमोशनल कंट्री है। हमारी हमारे लोग भी इमोशनल है, बात बात में इमोशनल हो जाते हैं। अब क्रिकेट मैच देखने के लिए गए तो लोग ही गए थे ना, कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई मंगल और शुक्र के से टपके हुए आए थे। तब भी वो इमोशनल होकर यूफोरिया में आ गए। फिर सरकार ने कहा कि भाई नहीं घर पे बैठ जाओ, तब भी यूफोरिया में आ गए। तो हम तो यूफोरिया में ही जीते हैं कि भाई एक चीज हो गई यूफोरिया में, भूल भी जाते हैं 6 महीने के बाद। वापस कोई एक लड़का अगर बोर में गिर जाता है, तो पूरा देश टीवी पे टकटकी लगा के बैठ जाता है कि हाय ये प्रिंस गिर गया, प्रिंस गिर गया, प्रिंस गिर गया। जैसे पूरी दुनिया में एक ही लड़का है जो गिरने वाला है यहाँ पे। और फिर कितने सारे गड्ढे खुले देखता हूं मैं जब प्रवास करता हूं तब। कोई उठा के वहां पे ढक्कन नहीं रखता, कोई एक एक पत्थर भी यहाँ से यहाँ पे छोड़ के नहीं रखता। क्यों? क्योंकि तब वो इमोशनल यूफोरिया था, तब इमोशन हाई पे थी। फिर कई वो छोड़ दिया। मैं तो काफी बार बोला हूँ, मित्तल भाई को तो मालूम है कि हम गौ माता की इतनी पूजा करते हैं, पूरी दुनिया में गौ माता की पूजा, गौ गाय को माता कहने वाला देश ही यही है, और तो कोई है नहीं। ओके, लेकिन गाय का दूध मेरे मेरे मैं जहां पे रहता हूँ उसी एरिया में 70-80% लोग तो नहीं पीते। तो वो पश्चिम में तो काउ मिल्क मिलता है क्योंकि वहां पे तो मेन स्ट्रीम है, हमारे यहाँ नहीं मिलता। बातें करते हैं लेकिन बाहर से कोई अगर आदमी आएगा तो फोटो खींचेगा तो पता चलता है कि सड़क पे गाय बैठी हुई है। तो ये देखिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं कि बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं कि सुबह में हमने पुण्य कमा लिया गाय के पास जाके, और शाम को गाय को यहाँ पे प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ दिया। तो ये जो चीजें होती है, तो मैं ऐसे कहता हूं कि अगर इमोशन से आप फील करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे उसको हैंडल करना है, वरना आपको पता नहीं चलेगा। आप फील करोगे ना तभी आपके दिल में वो बात आएगी, तभी आप रुकोगे, तभी आपको लगेगा कि नहीं
अगर सीसीटीवी है तभी अच्छे रहोगे, अगर पुलिस वाला खड़ा है तभी मास्क पहनोगे, तभी सीट बेल्ट लगाओगे। ये कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो कनिंग इंटेलिजेंस है, ये तो उल्लू बनाने की विद्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आपको फील है। आपने देखा होगा नितिन गडकरी जी, जिन्होंने बहुत सारा अभी प्रोजेक्ट किया है हाईवे के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फास्टैग के लिए और एक्सीडेंट रोकने के लिए बहुत बोलते भी है, कटु वचन बोलते हैं, कहते भी है कि भाई कोविड से ज्यादा लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं और आपको ये नहीं पड़ी। अब कोविड के लिए इतने परेशान हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं, इतने दुबक जाते हैं वायरस के नाम से, लेकिन एक्सीडेंट में 1.5 लाख मौतें होती है, पूरी दुनिया में नंबर 1 है हम, और उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो गडकरी जी का एक एक्सीडेंट हुआ था, गडकरी जी ने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि एक एक्सीडेंट हुआ था उनका, बहुत जानलेवा एक्सीडेंट था और बड़े मुश्किल से वो बचे, डॉक्टरों ने उन्होंने हेल्प मिली और कुछ दिनों के बाद उनको होश आया। तो तब से उन्होंने ठान लिया कि नहीं, ये तो अब मैं करके रहूंगा, कि जितना एक्सीडेंट कम कर सकूं भारत में मैं करके रहूंगा। ये देखिए अब इमोशनल वाली बात आ गई, अब दिल पे ले लिया उन्होंने। वो सिर्फ मिनिस्टर वाली बात नहीं रह गई, वो सिर्फ फाइलों वाली बात नहीं रह गई टेबल के ऊपर, वो दिल को निकलने वाली बात हो गई कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक्सीडेंट कम करूंगा। ये जो होती है ना, ये काफी सारे, आप स्टीव जॉब्स की कहानी उठा के देख लिए, इलोन मस्क की कहानी उठा के देख ले, वो ऐसे लोग सफल होते हैं कि जो दिल पे लेके आगे चले जाते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। ऐसा नहीं कि किसी को मार देते हैं या किसी का खून कर देते हैं, ये भी लोग ऐसे होते हैं जो दिल पे ले लेते हैं। लेकिन यही तो मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि इमोशनल क्वोशंट, ईक्यू क्या होता है, इमोशन और ईक्यू में क्या फर्क है। तो इमोशन क्वोशंट का अपना भी एक इंटेलिजेंस वैल्यू है। किसी ने आपको हर्ट किया और आप सामने उसको मार दो तो आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जेल में चले जाओगे बाद में। तो आप बोल सकते हो कि मेरा इमोशन ज्यादा था, मैंने मार दिया। वो जय वसावड़ा बोल रहे थे वहां पे कैमरा में आके कि इमोशन से काम लो, इमोशन से काम लो, तो इमोशन से काम लिया, मार दिया, गुस्सा आ गया, मार दिया। तो ये ईक्यू नहीं है दोस्तों, ये इमोशन है, ईक्यू नहीं है, क्वोशंट नहीं है, उसका उसका इंटेलिजेंस लेवल नहीं है ये। इमोशन को हैंडल कैसे करना वो ईक्यू है। तब आपको गुस्सा आया, लेकिन आप खड़े रह गए वहां पे, आपने कंट्रोल किया अपने आप को। मुझे सलीम खान साहब ने एक बार बड़ा अच्छा तरीके से बताया था कि भाई मैच्योरिटी किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी ने आपके बारे में बुरा कहा, किसी के आपके बारे में ऐसा वैसा कहा, तो वो सामने अगर मिल जाता है, ठीक है, ऑनलाइन लोग लिखते बोलते हैं वो जुदी डिफरेंट बात है, वो आंख से आंख टकरा के मिलने वाले नहीं है, लेकिन ये सामने मिल गया, किसी फंक्शन में मिल गया, तो आप क्या कहोगे। तो वहां पे अगर आप उसके सामने खड़े भी हो और आपको पता है कि इसने मुझे चांटा मारा था और ये आज सामने खड़ा है और 10 लोग 100 लोग देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे। चांटा मत मारिए, उसके गाल को सहला के निकल जाइए। ये मेच्योरिटी है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये इमोशनल क्वोशंट है। जो डेनियल गोलमैन ने किताब लिखी EI, तब उन्होंने क्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन तब वेस्टर्न वर्ल्ड में आया EI। जैसे एक सेल्समैन कॉल करता है, वो सेल्समैन को तो ड्यूटी होती है कि भाई आज के दिन में इतने कॉल कर लो, तो सेलिंग का कॉल करता है, तो 20 कॉल होते हैं, तो 20 कॉल होने के बाद कोई जवाब अच्छा नहीं मिलता, उसका दिन बुरा ये निकल गया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छा। तो क्या करना चाहिए। तो जो आक्रोश वाला इंसान होगा, ओवर इमोशनल, वो ये कहेगा कि भाई फोन पटक के रख दो, ये दुनिया ही बुरी है, वो कोई सुनता ही नहीं गरीब लोगों की आप बात, हमारी कोई मिन्नत है, छोड़ दो। ये एक रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन, जो हमारे जैसे मोटिवेशनल लोग कहते हैं, अरे ये कैसे करोगे, तुम गहरी सांस लो, ये करो, ये कोई शायरी ये पढ़ लो, ये आगे अगर ये होगा तो मैं तूफानों से टकरा जाऊंगा, ये कर ला जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, और फिर जोश में आके फोन उठाओ। लेकिन इमोशनल क्वोशंट वाला जो इंसान होगा ना, वो दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा। वो जोश में भी नहीं आएगा और वो ऐसे आक्रोश में भी नहीं आएगा, वो होश से काम लेगा कि चलो आज के दिन बुरा हुआ, आज 20 कॉल हमारी फेल हुई, कल नया सुबह होगा, नई सूरज खिलेगा, नया दिन होगा, नया सवेरा होगा। आज मूड ठीक नहीं है, चलो आज विराम देते हैं, अब कल से नई शुरुआत करेंगे, कल फ्रेश मूड में शुरू करेंगे। ये हुआ इमोशनल क्वोशंट। छोड़ दो, यूटर्न लेके वापस चले आओ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको जाना ही है। तो कहीं पे टकरा जाओगे, अगर दीवार सामने आ जाएगी, दीवार पे टकरा के वापस आओगे। तो इससे बेटर है कि यूटर्न लेके पहले वापस आ जाओ कि भाई आज नहीं हो रहा हमसे,
आज काम नहीं हो रहा, ठीक है छोड़ देते हैं, नहीं हुआ आज बुरा दिन होगा, कोई बात नहीं, कल नया दिन होगा, कल फ्रेश मूड से फिर स्टार्ट करेंगे, आज की गलतियों से कुछ सीखेंगे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पहले तो ये स्वतंत्रता दो लोगों को कि वो भूल करे, और दूसरा तो वो भूल से सीखे, इतना शिक्षा दो, यानी एजुकेशन दो। ये दो चीजें चाहिए, फ्रीडम एंड एजुकेशन, फ्रीडम टू मेक मिस्टेक एंड एजुकेशन टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। तो ये है इमोशनल क्वोशंट, ये जो मैं मानता हूं। और मैंने 99 में मैं आज ढूंढ के ले आया, मेरी ये किताब है युवा हवा, और उसमें 99 का लिखा हुआ लेख है, किताबी 2001 में आई, ये तो नया संस्करण है उसका। तो उसमें ये 99 में मैंने एक लिस्ट किया हुआ था कि भाई लिस्ट में कि भाई 15 फीलिंग है जिसको हम, जिस फीलिंग को अगर हम समझ ले तो पूरी इंसान समझ में आ जाएगा, मानव जात का रहस्य हमें पता चल जाएगा। जो लिस्ट है, एक है आशा, होप, दूसरी है निराशा, हताशा यानी डिप्रेशन, जलन, ईर्षा तीसरी, चौथी क्रोध, जब हमने बात भी की इन सब फीलिंग के बारे में, और पांचवी प्यार, प्रेम, छठी करुणा, कंपेशन, किसी के साथ मदद करना, किसी की आनंद, जॉय, शर्म, आठवीं शर्म, लज्जा कि भाई हम जेब जाते हैं कि हमसे ऐसे कैसी बात हो गई, हमसे ऐसा क्यों हो गया, उत्साह, एंथुजियाज्म, 10वीं है धीरज, पेशेंस, धैर्य, 11वीं है श्रद्धा, फेथ, 12वीं है कल्पना, इमेजिनेशन, बच्चों को तो बहुत होती है, फ्लाइट, फैसिनेशन कल्पना की, 13वीं है समूह भावना, संघ बल जिसको कहते हैं, ग्रुप फीलिंग, ग्रुप बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हम बोलते हैं ना, वो सोशल नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। इंसान तो जी नहीं पाएगा, ये तो ठीक है इंटरनेट की वजह से जी रहा है अभी, वरना किसी के साथ बात ही नहीं करने पड़े तो जेल में बैठा हुआ ऐसा लगेगा घर पे बैठ के। तो 14वीं है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कुतूहल, और 15वीं है खंत, परसिस्टेंस। ये मेरा लिस्ट है। उसमें किसी ने फिर लिखा भी था, मुझे याद है कि भाई आप वासना नहीं लिखा आपने, अच्छाई भलमनसाई नहीं लिखी, तो 15 से 70 हो गई। किसी ने मुझे कहा था कि केयरलेसनेस नहीं लिखी। तो आप अपना लिस्ट बनाओगे तो 15 में से 20, अभी तो देखो 18 हो गई, तो 20 भी हो जाएगी, 22 भी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप इस इमोशन को अगर समझ लो तो आपको इंसान समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं कोई महात्मा हो गया, हम सब इंसान ही है, हमसे भी ये जैसे फीलिंग की, मैं भी हताश हो सकता हूं, मैं भी क्रोधित हो सकता हूं, मैं भी उत्साहित हो सकता हूं, आनंदित भी हो सकता हूं, दुखी भी हो सकता हूं, ये सब मुझ में भी आ सकते हैं कलर्स। लेकिन मेरा इंटेलिजेंस क्वेश्चन बढ़ाना मानी साक्षी भाव से, ये भी शब्द मैं कृष्ण से लेके आया हूं, साक्षी भाव भगवत गीता का शब्द है, साक्षी भाव। साक्षी भाव से अपने को ही देख लो, जैसे कार्टून फिल्म देखते हो ना, वो खुद को देख लो कि चलो आज सुबह तो किससे मैं गुस्सा हो गया था और कैसे बोलने लगा था। ये प्रतिक्रमण भी है, एक तरीके से प्रतिक्रमण है, एक तरीके से साक्षी भाव है। तो फिर आपको हंसी आएगी या दुख भी होगा कि देखो ये मैंने क्या कर दिया, तो आप शायद वापस जाओगे किसी के पास माफी भी। मैंने तो ये रखा है अपने जीवन में कि भाई कभी कभार गलती भी हो जाती है, तो हम तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो छूट जाते हैं हमारी गलतियों से। मैं तो रखता ही वो कि भाई चाहे कोई देखे या ना देखे, मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा जिसको हम ऊपर वाला बोलते हैं, वो तो देखता ही है। वो ऊपर वाला बोलते हैं तो अंदर वाला, भीतर वाला है, हम उसको ऊपर वाला बोलते हैं। ऊपर कोई नहीं बैठा, ऊपर तो खाली है सब, अभी हम तो स्पेस स्टेशन भेज रहे हैं, अभी तो कोई मिला नहीं कौन वहां पे बैठा हुआ है, वो तो अंदर बैठा है। गुजराती में पूरा भजन है उसका, भीतर का भेरू, यानी आपका अंदर का इनर फ्रेंड। तो इनर फ्रेंड तो देख रहा है ना, आप किसी को उल्लू बनाते हो, किसी को गलत कहते हो। तो मैंने एक ये भी रखा है, और ये मैं कहना भी चाहता हूँ कि काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप ऑनलाइन किसी को तड़ाक करके जवाब दे देते हो, ये मेरा पर्सनल बात मैं कह रहा हूँ। ओके कि भाई किसी का ऐसी यार आप जवाब दे देते हो, तो मैं कहता हूं कि देखिए मैं स्ट्रेस को अपने अंदर नहीं रखता। किसी को मुझे लगा कि ये बात गलत है और उसको कहना चाहिए कि ये गलत है, तो एक शिक्षक का धर्म में बजाता हूं कि उसको मुंह पे ही कह देता हूं कि ये गलत बात है, ये अच्छी बात सही बात नहीं है, ये आपकी फैक्ट गलत है, आपका अप्रोच गलत है, आप पर्सनल हो रहे हो, ये हो रहे हो, वो हो रहे हो, कह ही देता हूं। क्यों? मेरी तबीयत अच्छी रहती है।
काफी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि बड़े प्यार से, बड़े विनती से, बड़े शर्म से ऐसे ही रहते हैं हाथ जोड़ के, और फिर अंदर आप उनको झांकिए तो पता चलता है कि बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत कटुता भरी हुई है, क्योंकि वो किसी को बोल ही नहीं पाए, अपने अंदर का जो चीज है वो बाहर ही निकाल नहीं पाए। तो आप किसी डॉक्टर्स को पूछ लीजिए, अच्छे, उसको स्ट्रेस ही कहते हैं, और क्या कहते हैं। ये हार्ट अटैक क्यों आ जाता है स्पोर्ट्स वाले लोगों को 40 साल 45 साल की उम्र में? ये रिलीजन वाले लोग हैं, वो क्यों आत्महत्या कर देते हैं? ऐसे हमने किस्से देखे हैं ना, खिलाड़ी है उसको अटैक आ जाता है, जो धर्मगुरु है वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि किसी को पावर चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, किसी को डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने तो घर पे स्टिकर लगाया हुआ है ओशो का, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अब अगर वो डर है वो वही छोड़ दो कि भाई लोग क्या कहेंगे, अच्छा काम करो। हाँ, अगर बुरा आपको अंदर से लगता है कि ये बुरा हो गया है, गलत हो गया, किसी के साथ मैंने डिसऑनेस्टी की, किसी के पैसे ले लिए, किसी को चीटिंग करके उल्लू बना दिया, किसी के साथ नाइंसाफी की, तो कोई नहीं छोड़ेगा आपको। तो आपका अंतरात्मा तो जानता ही है आपने क्या किया, दुनिया वालों को पता नहीं, अंदर तो पता ही रहता ही है कि आपने क्या किया। तो ये मैं दोस्तों, मैं ये पूरा वर्ल्ड हेल्थ डे है आज, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये समिंग अप के बाद में पहुंच गया अभी तो बात करते हुए, क्योंकि हमें इमोशनली ये भी है ना कि लोगों को खाना भी खाने जाना है जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हम इतना तो लंबा ना बोले कि वो खा खा भी ना सके सुनते सुनते। तो अभी हमें सुनना भी है, और साथियों भी है हमारे यहाँ, उनके वक्ताओं को भी सुनना है। तो मैंने हमारे गुजरात के बड़े प्रसिद्ध संत है मोरारी बापू, उनका एक मंत्र बड़ा अच्छा ये रखा है कि भाई देखो, रिएक्शन तो दे, वो ऑनलाइन बातें हुई, जवाब दे दिया। मैंने अभी कहा स्ट्रेस मत रखो, एक्सप्रेस कर दो जो अपने दिमाग में कह दो। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन ये बताता है कि कहाँ पे एक्सप्रेस करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखो। अब हर जगह पे किसी को कंप्लेन करने के लिए जाओगे तो 3 दिन में आप अपने घर पे भी कोई नहीं सुनेगा आपको कि ये वो तो सुबह से शाम तक कंप्लेन ही करता रहता है। अब ये देखिए, मैं यही कहता हूँ कि भाई आप हर कोई, आप में जय वसावड़ा ये बोलता है वो बोलता है, आप अगर लिटरली उसको लोगे तो उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस कर दो जो दिमाग में है, शाम तक आपके साथ 10 दोस्त भाग के खड़े हो जाएंगे कि ये तो कुछ भी बोल देता है। आपको पता भी रहना चाहिए कि एक्सप्रेस भी कैसे करना है, कहीं पे ह्यूमर से करना है, कहीं पे स्टाइल से करना है, कहीं पे कटाक्ष से, सेटायर से करना है, और कहीं पे अगर नहीं भी करना है, कहीं पे छोड़ भी। सभी गेंदे खेलने के लिए नहीं बनी, हर गेंद पे आप सिक्सर या बाउंड्री नहीं बना सकते, तो छोड़ दो किसी गेंद को, अगर लगे कि ये बाहर से आ जाइए तो उसको छोड़ के रख दो। तो मैं मुरारी बापू से एक सीखा, क्योंकि वो खुद भी बड़े इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी है, वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है। लोग काफी कुछ कहते रहते हैं, उनको कुछ वो डिस्प्रूव रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा कोई हेतु नहीं, मैं तो हेत करने के लिए आपके बैठा हूं, मैं तो आपसे कुछ लेने के लिए आया नहीं, कुछ बांटने के लिए आया हूँ, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मैं तो खाना खिलाता हूँ मुफ्त में, खाना खा के चले जाओ। तो उनका एक मंत्र उन्होंने बताया था कि भाई जीवन में अगर सुखी होना है तो एक मंत्र उन्होंने अपना बताया था कि ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करना सीखिए। मुझे काफी बार हमारे पत्रकार मित्र भी मिलते हैं तो कहते हैं कि इस बारे में तो आपने लिखा ही नहीं, उस बारे में तो आपने बोला ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि भाई सुबह से शाम तक 1000 चीजें होती है जीवन में, तो मैं कोई प्रवक्ता थोड़े हूं कि हर चीज के ऊपर बोलने के लिखने के लिए बैठ जाऊं। कहीं पे तो मुझे ब्रेक लगानी होगी ना, वरना तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, बर्नआउट हो जाऊंगा। तो ये दोस्तों सीखिए अपने जीवन में। हमारे मैं देखता हूँ एंगेजमेंट होती है, शादी होती है, और 6 महीने में वो हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, और उसके बाद तू तड़ाक चालू हो जाती है घर पे रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि जितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात को खोल खोल के रखनी थी दूसरे के सामने, वो तो रख दी, वो तो खत्म हो गया खजाना। इतनी चीटिंग कर ली, इतनी चीटिंग कर ली, इतनी बात कर ली, फोन फोन यहाँ पे लगा लगा के, घंटों घंटों तक बैटरी खत्म हो जाए, बातें खत्म नहीं होती। पता चल जाता है कि इसकी तो एंगेजमेंट हुई लगती है, ये फोन तो गिफ्ट में आया हुआ लगता है ससुराल से। तो अब बातें तो सब कर ली, अब बैठ के क्या करोगे दोनों घर पे? क्योंकि वो रहस्य कथा तो पूरी हो गई, एक दूसरे को तो पा लिया आपने, पता चल गया, सरप्राइज तो रहा नहीं। तो फिर क्या करोगे? तो अच्छी अच्छी बातें खत्म हो जाएगी, बुरी बुरी बातें सामने आ जाएगी, फिर एक दूसरे की टीका करोगे, फिर एक दूसरे की आलोचना करोगे। तो मैं काफी बार कहता हूँ कि कृष्ण से सीखिए, एक हाथ में सुदर्शन रखिए, एक हाथ में बांसुरी रखिए। सुदर्शन दिखाने के लिए है, चलाने के लिए नहीं है। कृष्ण ने काफी बार नहीं चलाया, महाभारत के पूरे युद्ध में नहीं चलाया।
और बांसुरी बजाने के लिए है, वो बजाते रहिए, वहां से प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। ये खिड़की किसने खुली रख दी और दाल किसने ठंडी कर दी, ऐसी चर्चाएं करने में दाल और ठंडी हो जाएगी और खिड़की से और मच्छर अंदर आ जाएंगे। उससे बेटर है कि दाल खुद गर्म कर लीजिए और खिड़की खुद खड़े होकर बंद कर दीजिए, 5 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी। और जिसने खुली भी रखी है या ठंडी भी रखी है, वो उनको थोड़ी शर्म आएगी कि ये देखिए, ये तो खुद उन्होंने खड़े होकर गर्म कर ली, तो कल से वो ज्यादा गर्म रखेंगे आपके लिए। तो कुछ ऐसा सीखिए मेरे दोस्तों, अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा विषय। मैं हमारे अमर भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने फोन पे मुझे विषय सुनाया। मैंने कहा आपको पता नहीं है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आपने मुझे सुनाया। और आज तक किसी भी आयोजक ने नहीं कहा कि इस विषय के ऊपर व्याख्यान करने के लिए आओ। इतने सारे व्याख्यान दिए, तो किसी ने कहा नहीं कि भाई ये इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर व्याख्यान करने के लिए आओ। आज पहली बार ये हमारे मित्तल भाई और वल्लभ भाई की वजह से मैं इस विषय के ऊपर दिल खोल के थोड़ी बात कर पाया। मेरा आपको तो पता ही चला होगा मेरे चेहरे से, ये भी इमोशनल ही है ना। किसी की आंख में देखना, किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखना कि मुझे मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा है इस विषय पे बात करना। क्योंकि मैं मानता ही हूँ इस दुनिया की सारी परेशानियों की जड़ यहाँ पे। अब किसी भी इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप में, देशों के एक दूसरे के साथ ये जो जो इतनी मारकाट, नफरत, जहर, लड़ना झगड़ना, सुबह से लेकर शाम तक हम खुद परेशान हो जाते हैं, फिर दूसरों को परेशान करते हैं। तो एक मैसेज आया था मुझे व्हाट्सएप में कि पहले मैं बहुत दुखी था, फिर मैंने व्हाट्सएप खोल लिया, अब मैं दूसरों को दुखी करता हूं। तो अब यही करते रहते हैं कि भाई खुद तो सुखी नहीं होते, दूसरों को भी सुखी नहीं होने देते, उनका भी लेग पुलिंग करते रहते हैं। तो ये दोस्तों, ये सब जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, हमारी विरासत में सालों से, सदियों से, युगों से उसका सॉल्यूशन दिया गया है कि आप इमोशनली स्टेबल हो जाओ, रुक जाओ, मौन हो जाओ। कहां पे बोलना है वहां पे बोलो, खुल के बोलो, गर्म जोशी से बोलो, आगे जाके बोलो। जहां पे नहीं बोलना है, शांति से निकल लो, वहां पे चुप हो जाओ और अपने परफॉर्मेंस को बोल ले। और कहीं पे कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ सुनना भी नहीं है, सिर्फ पसार होना है, पास द टाइम। कुछ वक्त, जैसे कोरोना का पीरियड है, मैं लास्ट में इस बात इसलिए रख रहा हूं कि आपको याद रहे, अगर और आगे की बात भूल भी गए हो। अभी के वक्त में हम क्या कर सकते हैं, तो अब तो करने वाला जो है वो अब गिर के जंगल में जाए, और अगर शेर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। तो मैंने सालों पहले ये जोक सुनाया था कि भाई तो मैं क्या करूंगा, जो करना है वो शेर करेगा। क्योंकि मेरे हाथ में तो कोई मामला रहा नहीं कि अब वो चला जाए तो ठीक है, नहीं चला जाए और सामने आ जाए तो मेरी तो कहीं इतनी ताकत नहीं है कि मैं शेर से भिड़ जाऊं। तो ये कोरोना वायरस तो हम देख भी नहीं सकते, शेर को तो देख के भी रास्ता बदल सकते हैं, इसको तो हम देख भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा टाइम है, हम सब झुंझलाए हुए हैं, अंदर से परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। मैं देखता हूँ, मैंने ऑनलाइन जब जाता हूँ तो वो देखता रहता हूँ कि ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन बहुत बाहर आ रहा है। लोग छोटी छोटी बात पे ट्रोल करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं, दोस्तों की दोस्ती खत्म हो जाती है। कांग्रेस और बीजेपी के लोग तो एक साथ बैठ के किसी की शादी ब्याह में पर्सनली खाना भी खा सकते हैं, बाजू में बैठ के व्हाट्सएप के ग्रुप में एक दूसरे को दोस्त ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो ये सब सिचुएशन देख के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, समाज को रिक्वेस्ट करता हूँ, इंसानों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इमोशन को थोड़ा हैंडल कीजिए। कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ प्रार्थना कीजिए कि ये वक्त पसार हो जाए, खड़े रहिए। जब पिच टर्न ले रही हो तो सुनील गावस्कर बन जाइए, चेतेश्वर पुजारा बन जाइए, राहुल द्रविड़ बन जाइए। तब वीरेंद्र सहवाग मत बनिए, ऋषभ पंत मत बनिए, क्योंकि टर्न लेते विकेट के ऊपर आप जाओगे स्ट्रोक लेने के लिए तो आउट हो जाओगे। तो वहां पे थोड़ा ये रखिए। ये हमारे काफी सारे मैंने एग्जाम्पल भी दिए, ऐसे एग्जाम्पल दिए कि आप जिसको जानते हो, जिसके बारे में पता भी हो। अमिताभ बच्चन की एक बात से मैं खत्म करना चाहूंगा। तो एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया था कि आप इतने अभ्यासु जीव है, इतने ये है, और सभी उतार चढ़ाव आपने देख लिए जीवन में, आगे भी चले गए, वापस पटक गए, वापस ऊपर आए, हेल्थ के सब इश्यूज, ये इश्यूज, काम कैसे करते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने ये जवाब में एक वाकया उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आखिरी रास्ता की शूटिंग चल रही थी, और आखिरी रास्ता की शूटिंग में ये अनुपम खेर ने भी सुनाया था यही बात, ये तो वेरीफाइड है क्योंकि दोनों एक्टर ने सुनाई है, तो एक सी बात नहीं है कि कहानी है। अनुपम खेर ने आपकी अदालत में सुनाई थी।
आखिरी रास्ता में शूटिंग में अनुपम खेर पहली बार अमिताभ से गए। अनुपम खेर तब नए थे, अमिताभ तो तब भी सुपरस्टार थे और सांसद भी थे। तो सेट पे लाइट नहीं थी, लाइट चली गई तो पंखे वंखे बंद हो गए। और आपको आखिरी रास्ता अगर फिल्म किसी ने देखी हो, मैंने तेरा कोई फिल्म का शौक वोक रखते हो, तो उसमें पता होगा कि वो स्वेटर पहना हुआ है अमिताभ ने और उसके ऊपर शाल लगाई हुई है, फिर दाढ़ी लगाई हुई है, चश्मा। तब तो उनकी रेगुलर दाढ़ी भी नहीं थी, वो अपनी खुद की दाढ़ी नहीं थी, वो मेकअप वाली दाढ़ी चिपका के रखी हुई है। और पूरी गर्मी गर्मी गर्मी। और अनुपम खेर पहली बार गए सेट के ऊपर। और अनुपम खेर थोड़े अमिताभ के सामने जाके वो थोड़े ऐसे परेशान हो गए कि भाई बात क्या करूं, इतने बड़े स्टार के सामने पहली बार मिल रहा हूं, क्या बात करूं। तो अनुपम खेर ने कहा कि जैसे वो छोटा बच्चा कोई विषय नहीं सूझता तो ऐसे ही कुछ बात कर देता है किसी बड़े आदमी के सामने जाके। इस तरह से मैंने बोल लिया कि गर्मी बहुत है, क्यों? क्योंकि मुझे भी पसीना आ रहा था। वो सामने तो ये आदमी स्वेटर के ऊपर शाल लगा के, मेकअप वाली दाढ़ी लगा के ऐसे ही बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पंखा बंद ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं। देखिए आपको सीक्रेट मिलेगा भाई बच्चन इस बच्चन रियल लाइफ में क्यों इतनी बीमारियों के सामने ये आदमी भिड़ जाता है, क्यों वापस आ जाता है लड़ लड़ के हर बार, क्यों कौन बनेगा करोड़पति में, और लोग हो या ना हो वो तो करोड़पति भी होता है और दिल भी जीत लेता है लोगों का। तो बच्चन ने जो जवाब दिया, अमिताभ बच्चन ने, वो ये जवाब दिया कि हाँ सोचते हैं तो लगती है, नहीं सोचते हैं तो नहीं लगती है। बस ये आज का कंक्लूडिंग सेंटेंस है। सोचते हैं तो लगती है, अगर सोचेंगे तो बहुत गर्मी लगेगी कि भाई स्वेटर पहना दिया, उस पर शाल लगा दी, उस पर दाढ़ी लगा दी, अब कहाँ जाऊं। नहीं सोचते हैं तो नहीं लगती कि भाई इसकी वजह से तो लोग प्यार करते हैं ना, ये काम करते हैं तो लोग सामने बंगले के सामने आके खड़े हो जाते हैं, वरना तो बहुत बंगले हैं मुंबई में, बहुत सारे करोड़पति और अरबपति रहते हैं मुंबई में, वहां पे तो कोई रविवार की शाम को खड़े नहीं रहता देखने के लिए। तो ये तपस्या भी करनी पड़ेगी, ये गर्मी भी झेलनी पड़ेगी, तभी कोई आम भी देगा हमको मीठे मीठे खाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरी विनती है कि थोड़ा बहुत विषय को खोला है, ये विषय तो ऐसा नहीं है कि भी एक प्रोग्राम में पूरा हो जाए, लेकिन आप अगर अपनी इमोशंस को अप्लाई करोगे तो पूरी दुनिया में घूम घूम के आप हर जगह पे ये बात देख पाओगे। कुछ भी ना करो तो किसी छोटे बच्चे की आंख में देख लो, किसी छोटे अभी बोलना भी नहीं सीखा हो ऐसे बच्चे को खेलते हुए देख लो, वो अपने में ही मस्त होता है, आनंदित होता है, रोता भी है, भूख भी लगती है, चिल्लाता भी है, लेकिन 5 मिनट में फिर उसका मूड चेंज हो जाता है और अच्छे मूड में भी फिर खेलने अपने साथ खेलने लगता है। बस कोई कुछ कर ना सको, हम भी थे ना बच्चे, अब बड़े हो गए हैं, पहले तो बच्चे ही थे ना, वहां से बड़े हुए। ऐसे बच्चे की तरह जीना सीख लो, आपको सब कुछ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाई, हर बार की तरह आपने वो बोलते हैं ना, जियो और जीने दो नहीं, बस जियो जीने दो और जीने के लिए लोगों को मजबूत भी करो, उस दिशा में अपना आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और मैं जय भाई का बचपन से साक्षी हूँ। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से कई सारे सुसाइड होने से भी बचाए हैं, उनकी बुक्स के द्वारा, उनके मोटिवेशन स्पीचेस के द्वारा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा 360 डिग्री पूरा ये विषय को वैचारिक स्पष्टता का भी आपने अपना विचारधन हम सबको दिया। वैसे शुरू में आपने अपने बहुत बड़कपन से मेरी बात की कि भी आप कुछ काव्य लिखते हैं। फ्रेंकली मेरे को कोई छंद नहीं आता है, कुछ आता नहीं है, बट कई आपके जैसे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि आप वो चिंता मत करो, सिर्फ स्वांत सुखाय, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, आप अपनी मौज के लिए करो। तो आपने लास्ट में भी बच्चे की बात की कि बच्चा जैसे मौज से जीता है, वही मौज से हम सबको जीना चाहिए। वो तो ही, जैसे आपने शेर की बात भी बताई, तब जो भी कुछ करेगा वो सामने वाला करेगा। हमारे हाथ में कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, तो इसी तरह की सिचुएशन में हम जब कोई भी आ जाता है, तब यही सारी ये जो इन्होंने टिप्स दी है लाइफ जीने की, सिर्फ उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स की जीने की कला नहीं बताई, क्या छोड़ना है मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग, क्या छोड़ देना है, उसके बारे में भी जय भाई ने बहुत अच्छी बात हम सबको बताई। आर्ट ऑफ बिलीविंग, क्या मानना है उसके बारे में भी बताई। और आर्ट ऑफ रिलिविंग, कैसे स्ट्रेस बस्टर होना है। जैसे जय भाई बोलते कई बार मैं कई जर्नलिस्ट उसको पूछते हैं कि आप इस पे क्यों नहीं लिखते हो, तो बोलते हैं वो अपनी मौज है, मैं लिखूं ना लिखूं। और जय भाई की सोशल मीडिया की टाइमलाइन का मैं भी साक्षी रहा हूँ, तो वो बस ऐसे एक बच्चे की तरह अपना ओपिनियन थ्रो कर देते हैं, मीन्स वो बोलते हैं ना बिल्कुल सही, ये आपने हाँ बिल्कुल मित्तल भाई, बहुत कम लोग को ये पहचान पाते हैं। आपने बोला ना बच्चे की तरह, हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये सीखा है ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भगवान की कृपा रही है कि वो बच्चा हाँ अभी जीवित है।
अंदर। यस 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 यस। तो मैं मुग्ध भाव से ही बड़ी चीजें देखता हूँ, सुंदरता भी देखता हूँ तो वही मुग्ध भाव से देखता हूँ, कोई इमोशनल बात भी रखता हूँ तो वही मुग्ध भाव से रखता हूँ। मुग्ध भाव को जिंदा रखा है, तो लोगों यस को यस। समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, लोगों को जीसस क्राइस्ट समझ में नहीं आया तो सूली पे चढ़ा दिया और बाद में पूजा करने लगे कि ये तो अपने वही लोग वो पूजा करने के लिए अब तो उनके पूरा कैलेंडर रखा दिया जीसस के नाम का। तो ये तो होता रहता है समाज में। और वो एक पंक्ति है ना, मेरे दिल के कोने में एक छोटा सा बच्चा, बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। आपके दिल में जो बच्चा है वो कभी बड़ा ना हो, ऐसी शुभेच्छा के साथ आपका बहुत बहुत हम ऋण स्वीकार भी करते हैं। आपने बहुत 1 घंटे से भी ज्यादा हमको अपना बहुत कीमती टाइम दिया और हमारे लिए एक इंटरव्यू को भी स्किप किया, इसलिए के लिए हम वी आर वेरी थैंकफुल। और हमारे जो हजारों व्यूअर्स आप सबको देख रहे हैं उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं। हमारे बीच हमारे साथी वैसे वो हमारे कलीग हैं मिस्टर विपुल माली जी, वो एचआर कंसल्टेंट है, वो भी आज के अपने विषय के बारे में। और विपुल जी से मैं थोड़ी क्षमा याचना भी करूंगा आपकी परमिशन लेके ही, क्योंकि जय भाई को सुनना पूरे वर्ल्ड में से बहुत सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षमा की बात ही नहीं है, क्योंकि हाँ जी प्लानिंग हाँ जी तो ऐसा ही था कि मैं जय भाई के बाद बोलूंगा, हाँ जी हाँ बट जी हाँ जी क्योंकि जय भाई का शेड्यूल थोड़ा बिजी हाँ था जी तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो विपुल जी मैं ये आपसे भी विनती करूंगा कि आप विषय के बारे में अपना हाँ। वक्तव्य दें विपुल जी। तो मैं पहले तो मेरा ये अहोभाग्य है कि जय भाई के साथ मैं आज एक क्या बोलते हैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ। और बीइंग एचआर कंसल्टेंट, अभी जो मैं जिस चीज पे हाईलाइट करूंगा वो है, मुझे टॉपिक दिया गया था कि अब वर्क प्लेस मैनेजमेंट पे ईक्यू का यूज क्या होता है उसके ऊपर बोले। मैंने कहा वर्क प्लेस से पहले भी जो आता है वो आता है करियर ऑप्शन, क्या करियर सिलेक्ट करना और जॉब करियर स्टार्ट कैसे करना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट बोलूंगा, बट ये टॉपिक को मैं कवर करना चाहूंगा और किसी को उसके थ्रू अगर करियर गाइडेंस मिलता है तो मेरा ये अहोभाग्य होगा। तो सबसे पहले जो जय भाई ने बताया और जो कवर होता है कि आईक्यू और ईक्यू में डिफरेंस क्या है, तो जहां तक मैं मानता हूं, और जय भाई अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा, आईक्यू का मतलब हम अरे नहीं नहीं आप आईक्यू का मतलब होता है हम दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, और ईक्यू मतलब दिमाग तो है ही बट उसमें भावनाओं का, दिल का भी मेलाप होता है, तो दैट इज इमोशनल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले करियर ऑप्शंस क्या सिलेक्ट करना, आप करियर ऑप्शंस क्या सिलेक्ट करोगे। तो करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आप डोंट सिलेक्ट द बेस्ट, आप बेस्ट को सिलेक्ट मत करो, राइट को सिलेक्ट करो। मतलब आईटी का भी ट्रेंड चल रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी आईटी ही सिलेक्ट करना है। आपको कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के सामने बैठ के आपका सिर दुखने लगता है तो आप आईटी इंजीनियर बन जाओगे तो एटी केटी जाओ से, मतलब यू पास होने के भी फांफे पड़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि दुनिया में जो बेस्ट चल रहा है वो सिलेक्ट करो, आपके लिए क्या सही है, आपका इंटरेस्ट क्या है वो आप सोचो। कोई मेंटर के साथ किसी का गाइडेंस लो, करियर गाइडेंस लो, और जीवन में गुरु रखो, मेंटर्स रखो, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागी पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। तो लाइफ में मेंटर जरूर रखो, वो करियर के लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जॉब, इवन आप कौन सा करियर सिलेक्ट करना, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना, वर्क प्लेस में भी अगर मेंटर होगा तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो लाइफ में मेंटर हमेशा होना चाहिए। तो पहले बेस्ट को सिलेक्ट ना करके राइट को सिलेक्ट करो, कंपेरिजन मत करो किसी के साथ कि इसने ये सिलेक्ट किया तो मुझे भी यही सिलेक्ट करना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपका अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप फोटोग्राफी में भी बन सकते हैं, मतलब बड़े बड़े सुपर, मतलब बड़े बड़े डेबू रतलानी, काफी बड़े सेलिब्रिटीज है फोटोग्राफी में भी, तो यू कैन डू एनीथिंग, आप अपनी चॉइस के हिसाब से करो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। तो ये करियर सिलेक्शन को लेके था। उसके बाद सेकंड आता है करियर, मतलब कोई राइट कोर्स तो सिलेक्ट कर लिया, बट जॉब स्टार्ट करने की बात आती है। तो जॉब स्टार्ट करने के लिए जय भाई, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मैं एक रिक्रूटमेंट फर्म करियर कंसल्टेंसी चलाता हूं, तो अगर लोग ऐसा बोलते हैं कि बेकारी है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा बेकारी है ही नहीं। मेरे जैसे तो इंडिया में हजारों कंसल्टेंट है, और हर एक के पास कम से कम 20 25 50 ओपन रिक्वायरमेंट होगी एट एनी गिवन डे ऑफ टाइम। जॉब तो है मार्केट में, बट लोगों को ऐसा है कि सबको बॉस ही बनना है, सबको सबको किसी को लेडर नहीं चढ़ना है, सबको सीधा व्हाइट कॉलर जॉब। सीधा व्हाइट कॉलर जॉब, और सबको बॉस बनना है, सबको बड़ा बड़ा ही बनना है।
अभी अभी आप देखो, छोटा काम किसी को करना ही नहीं है। जैसे इंजीनियर्स लोग हैं, मैं डोंट टेक इट पर्सनली, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंजीनियर्स हो गए, तो अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, तो उसको शॉप फ्लोर पे तो जाना पड़ेगा ना। आपको शॉप फ्लोर पे नहीं जाओगे तो आप कोई फैक्ट्री का प्लांट मैनेजर कैसे बन पाओगे, कोई आप फैक्ट्री को आप रन कैसे कर पाओगे। तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो आज की जनरेशन में नहीं करना है किसी को। और सब मतलब सैलरी को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते करियर के हिसाब से, बट जबकि 3 इडियट्स का डायलॉग भी है कि गो फॉर द राइट करियर, सैलरी तो झक मरा के आएगी, पैसा तो झक मरा के आएगा। तो वो वाली बात है कि आप राइट करियर को सिलेक्ट करो, पैसा तो झक मरा के आपको पीछे आने ही वाला है, सक्सेस तो झक मरा के आएगी, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में कम इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो वो आप कीजिए। सक्सेस विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लेगी उसको, बट थोड़े से आपको फंडामेंटल्स लर्न करने होंगे, और वो तभी होगा कि जब आप शॉप फ्लोर से बेसिक से स्टार्ट करोगे। एमबीए का बंदा होगा बट उसको फील्ड में नहीं जाना है, सेल्स की जॉब नहीं करनी है, मैं सेल्स की जॉब तो करूंगा बट फील्ड में नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली टीम चाहिए, तो वो इनिशियली नहीं होता, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो हर एक को एमएनसी में ही जाना है, जय भाई सबकी वही बात है, फोन करते तो मुझे एमएनसी में जॉब हो तो बताना सर। तो ऐसा जरूरी नहीं है एमएनसी, मतलब हर किसी को एमएनसी में ही जॉब मिलेगा, और एमएनसी भी हर किसी को नहीं सिलेक्ट करेगी, आपका वो काबिलियत देखेगी, आपकी स्किल्स देखेगी, आपका एक्सपीरियंस देखेगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखेगी, तो वो सब देखेगी। बट नहीं, सबको एमएनसी में जॉब हो तो दिखाना सर, 25,000 वाली, 30,000 वाली, 40,000 वाली जॉब हो तो दिखाना। तो ये इश्यू है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, सक्सेस मिलेगी। अभी तीसरा जो आता है वर्क प्लेस मैनेजमेंट। वर्क प्लेस मैनेजमेंट, जॉब मिल गया, करियर अच्छे से सिलेक्ट कर लिया, जॉब में भी आपने अच्छे से स्टार्ट किया, अभी वर्क प्लेस जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे सक्सेसफुल कैसे करना है। तो लाइफ में दो चीजें होती है, मतलब इंग्लिश में बोले तो यू कैन बी द लीडर और यू कैन बी द बेस्ट फॉलोअर्स। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फॉलोअर बनना है या लीडर बनना है। हर बार आप फॉलोअर नहीं बन सकते और हर बार आप लीडर भी नहीं बन सकते हैं। तो वर्क प्लेस में भी वही रूल अप्लाई करता है कि आपको, आपका कोई बॉस है, वो चीज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो आजकल की जनरेशन, आप उसको ईगो बोलो या जो भी सिस्टम का बोलो, दे जनरली वो चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरा भी कोई बॉस होगा, हर एक को खुद ही बॉस बनना है। तो आपको वर्क प्लेस में आगे बढ़ने के लिए एक लीडर, एक मेंटर बोलो, जो आप ज्वाइन करते हो तो कोई आपका सीनियर भी होगा तो उनसे सीखना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और सीनियर्स का नहीं, जूनियर का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मैं ये बोलूंगा। क्योंकि जहाँ सोए हो ત્યાં સોયનું કામ સોયથી જ થાય અને તલવારનું કામ તલવારથી જ થાય, मतलब जहाँ पे जो चीज काम आ सकती है वही आ सकती है। तो सभी के साथ आप रिलेशन बना के रखोगे तो वो आप वर्क प्लेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबको खुश करके चलना है, क्योंकि वो इंग्लिश में कहते हैं कि इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी देन यू शुड स्टार्ट सेलिंग आइसक्रीम्स। तो आप सभी को तभी खुश कर पाओगे। तो हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे, बट रिस्पेक्ट तो आप कर ही सकते हो। एंड यू शुड लर्न टू से नो एज वेल, क्योंकि लाइफ में जैसे बच्चा होता है, आप जय भाई ने वो एग्जांपल बच्चे का दिया, वैसे कि बच्चे को आप कुछ भी पूछोगे, आप कितनी भी मतलब कितने भी मतलब गुस्सा होके बोलोगे तो उसको नहीं करना होगा तो वो ना ही बोल देगा, मतलब एक बार तो ना बोल ही देगा। तो बच्चे मतलब यूं आपके अंदर वो बच्चे वाली बात जगाए रखो कि मतलब वर्क प्लेस में होगे या आप काम कर रहे होगे तो आपसे हर कोई सब कुछ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। काफी कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो आपके स्किल के बाहर होगी, आपकी कैपेबिलिटीज के बाहर होगी, बट आपका बॉस या आपके सीनियर बोलते हैं तो आप उसको हाँ बोल देते हो, और फिर वो बखेड़ा हो जाता है, काम ठीक से होता नहीं है, और अल्टीमेटली सुनना भी आपको ही पड़ता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आपने किया नहीं काम, एंड अल्टीमेटली यू आर एट आपको ही लॉस होता है। तो जो चीज आप नहीं कर सकते हो उसमें आप ना बोलो, या फिर सबके साथ रिलेशन बना के रखे होगे तो वो उस टाइम पे काम आएगी आपको, आप सबकी हेल्प लेके वो अपना टास्क खत्म कर पाएगी। तो वही है, इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ आप सारी जंग जीत सकते हैं। बस तो मेरा वही कहना था। बाकी जय भाई आपको कुछ उसमें ऐड करना हो तो आई विल बी हैप्पी, आपका कोई पॉइंट होगा तो।
नहीं, बस आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा, और मैंने जानबूझ के ये बात तो बोला ही नहीं था, जोक के मुझे बताया था कि भाई आप कुछ बोलने वाले हैं वर्क प्लेस के बारे में, तो मैंने सोचा कि भाई इस एरिया को छोड़ ही देता हूँ आपके लिए, और आपने बहुत अच्छी और सच्ची बात बताई। तो दोस्तों, अगर युवा दोस्त जो सुन रहे हैं वो जब भी इसको सुने, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है आप 1 साल बाद सुनोगे भी फ्रेश लगेगा, राइट। तो वो जब भी सुने ये याद रखना जो विपुल भाई ने बताया। तो ये आप सब, मैं तो जब कॉलेज में पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट को कहता था कि भाई बेकारी जिसको हम कहते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ऐसी कोई चीज ही नहीं है। कुछ है ओके, ही नहीं। काम तो अगर करना है तो मैं तो मैंने एक बार मैंने लिखा था मेरे आर्टिकल में कि भाई अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता आपको, और तो बात सही छोड़ है, दो। सही कितने है, सारे सही है। फैमिली को मैं जानता हूँ वो कहते हैं कि केयर टेकर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, बुजुर्ग लोगों को संभालने के लिए केयर टेकर चाहिए, घर पे आके विश्वास पात्र हो, पैसे देने के लिए तैयार है। एनआरआई लोग हैं, कहते हैं कि भाई हमारे माता जी यहाँ पे है, पिताजी यहाँ पे, हम तो आ नहीं सकते इतनी दूर से, हम पैसे इतने, बोलो कितने चाहिए, डॉलर में देते हैं, पाउंड में देते हैं। लेकिन आदमी को ये काम नहीं करना, जैसे आपने बहुत सही तरीके से बताया, सबको बॉस ही होना है, बॉस ही होना इस है काम सब। में पैसे मिल रहे हैं, नहीं करना है। अच्छे ड्राइवर के लिए लोग एक दिन का 2,000 रुपया दे देते, 2,000 ए डे। अच्छे टेक्नीशियन के लिए लोग 3-4 हजार रुपया दे देते हैं, आपको मालूम है। ट्रू। लोगों को ये काम नहीं करना है, क्योंकि वहां पे वो किसी को इम्प्रेस करने की बात नहीं आती, बोलेंगे क्या, विजिटिंग कार्ड में क्या लिखेंगे। क्या तो मैं तो लिखेगी? सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि कंपैरिजन मत कीजिए, अपनी करियर में खुद में झांकिए और फिर आगे बढ़िए। वो कंपेयर करोगे कि इसने ये किया, ये करूंगा, उसने ये किया, वो करूंगा, तो मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाओगे। आपने वो बोला हो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जय भाई, एक ગુજરાતી પંક્તિ है, मेरे ખ્યાલ नहीं किसके किसने लिखी है, આપણું પોતાનું જીવન ધન્ય થઈને જીવીએ, શા માટે આપણે કોઈ અન્ય થઈને જીવીએ। क्या अपना बात खुद का जो, हाँ, अपना वाह, खुद का सही जो है। जीवन है उसको धन्य बनाते हैं, क्योंकि वाह, हम शायद बेस्ट ना हो बट यूनिक तो बन ही सकते हैं, क्योंकि भगवान ने पूरा हम सबको यूनिक बनाया है। इसी राइट, शब्दों के साथ मैं पुनः खास करके हमारे कल्याण मित्र, मैं उनको बोलता हूँ, उनकी दोस्ती हमारे मेरे व्यक्तिगत ले लिए भी सौभाग्य की बात है। ऐसे हमारे कल्याण मित्र जय भाई वसावड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद और ऋण स्वीकार करता हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स को उन्होंने बहुत अच्छा और अपना अनुभव सिद्ध एक बात जय भाई ने भी नहीं बताई, और मैंने शुरू में बताया था, फिर भी वापस जय भाई की उपस्थिति में बताना चाहूंगा कि जय भाई ने, जहां तक मैं जानता हूँ, पूरा प्राइमरी एजुकेशन घर पे लिया है। जय भाई, आपकी 2 हाँ, मिनट उस बारे में, कई बार क्या एजुकेशन में कंपैरिजन बहुत होता है कि भाई मेरा लड़का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, किसी का वही वो बहुत जिसकी 1.5-2 लाख फी उसमें पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स में भी डिप्रेशन आता है, वो भी अपने इमोशंस राइट। मैनेज नहीं कर पाते। तो 2 मिनट उस पे बारे में भी आप बोलिएगा, तो मेरी ऐसी विनती है। जी, जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो 3 चीजें हैं ना, इमोशन के बारे में मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि 3 चीजें हैं। आपको मैंने बताया था कि ये कोई इतना गहन विषय नहीं है, बड़ा आसान विषय है, इमोशन को कंट्रोल करना। तो एक है कंट्रोल, जो मैं बोला अभी। दूसरा है एक्सप्रेशन, कहाँ पे एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है। और तीसरा होता है वो इमोशन को चैनलाइज करना, यानी अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना। गांधी जी को धक्का दिया गया तो गुस्सा तो उनको भी आया होगा, वो गुस्से वाले आदमी भी थे। कस्तूरबा ने भी बताया था कि बहुत गुस्सा करते थे जब नई नई शादी हुई थी तब। तो उन्होंने अपने गुस्से को चैनलाइज किया कि इस धक्के के बारे में मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि ये अब क्या किया जाए इसके बारे में। और फिर उन्होंने पूरा सत्याग्रह का पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये 3 चीजें मैं सीखा अपने होम स्कूलिंग से। एक तो क्योंकि स्कूल में क्या होता है, आप टीचर के हिसाब से, स्कूल के वातावरण के हिसाब से मोल्ड करते हो अपने को। तो होम स्कूल में फायदा ये हुआ था कि मेरे माता पिता ने हर एक कलर और हर एक रेंज मुझे दी। तो एक कोर्स इंद्रजाल कॉमिक्स आता था जिसमें फैंटम की, वेताल की कहानियां में पढ़ता था, जादूगर मैंड्रिक की कहानियां पढ़ता था, तो पूरी दूसरी दुनिया थी वो। और दूसरी छोर पे अमर चित्र कथा पड़ी हुई रहती थी जिसमें सूर्य पुत्री तप्ती की कहानी भी होती थी, जिसमें त्रिपुरांतक शिव की कहानी भी होती थी। अब देखिए, 2 डिफरेंट एंगल आ गए ना लाइफ के, 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट आ गए। एक और जूलिया वर्न की ट्रांसलेटेड कहानी आती थी, साहसिकों की सृष्टि, मिस्टीरियस आइलैंड, हमारे गुजरात में तो बहुत सारी ऐसी कहानियां का अनुवाद किया गया है, तो वो भी हाथ में रहती थी। और दूसरी ओर ये होम स्कूलिंग का फायदा है, क्योंकि वो एग्जाम तो देने की थी नहीं, यही रट्टा मार के यही कोर्स का एग्जाम देना है वो तो था नहीं। तो दूसरी ओर हमारी कोई गीत की क्या छोटी कहानी, पोस्ट ऑफिस जैसी कहानी, धूमकेतु की कहानी पढ़ने के लिए मिल जाती थी। तो ये जो सब कुछ अंदर आया, अभी वो बाहर वही तो आता है ना,
जो अभी आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये फाउंडेशन में जो था वही तो बाहर आ रहा है। तो इसमें 3 चीजें मैं सीखा कि एक, इमोशन को एक्सप्रेस करना भी सीखिए, वो भी जरूरी है। काफी बार लोग इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं करते, सामने वाले को पता भी नहीं चलता। आराम से, शांति से, प्यार से, मुस्कुराते हुए लेकिन बोल दीजिए कि ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने आप सुखी होगे। जैसे विपुल भाई बता रहे थे ना, करियर में सक्सेस के ऊपर अब सब लोगों का फोकस हो गया है, सुख के ऊपर नहीं है, हैप्पीनेस के ऊपर नहीं है। सक्सेस के बाद हैप्पीनेस मिल जाए ऐसी गारंटी तो है नहीं, वरना सक्सेसफुल आदमी क्यों सुसाइड करते, वहां सक्सेसफुल आदमी क्यों परेशान होते, या डिवोर्स विवोर्स क्यों होते सक्सेसफुल आदमी का। राजेश खन्ना और डिम्पल कापड़िया का डिवोर्स क्यों होता, दोनों सक्सेसफुल थे, दोनों ब्यूटीफुल थे, दोनों पॉपुलर थे, फिर भी एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाए। तो ये जो होता है वो मैं सीखा वहां से, होम स्कूलिंग, क्योंकि हैप्पीनेस को पहले प्राथमिकता दीजिए। तो एक्सप्रेशन, कंट्रोल एंड चैनलाइजेशन, कि भाई काफी बार एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करना सीखिए, काफी बार कंट्रोल करना है कंट्रोल करना सीखिए। और जो जीवन में आगे बढ़ता है, जो जीवन में सुखी होता है, वो कौन होता है, जो चैनलाइज कर पाता है। गुस्सा भी चैनलाइज कर सकोगे, पीड़ा भी चैनलाइज कर सकोगे। मुझे याद है मेरी माताजी का जब देहांत हुआ, क्योंकि होम स्कूल जिसकी आपने बात की मित्तल भाई, वो उनका वही तो थी एकमात्र टीचर, मेंटर जिसको बता सके। तो उस बार मेरे एक वडील मित्र थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक मुझे की कि भाई देखो, आप इसमें मैं बोलूं या और कुछ भी बोले, तुम तो पढ़ने लिखे इंसान हो। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल तो बन चुका था उस वक्त। उसने कहा कि तुम कॉलेज के प्रिंसिपल हो तो और का आश्वासन के क्या शब्द किसी को लगेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो तुम्हारे दिल में घुटन होगी, पीड़ा होगी, जो कुछ होगा, तुम राइटर भी हो, उसको चैनलाइज करो। उसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल बाहर निकल के आएंगे जो तुम्हारा दर्द उसमें झलकेगा। तो वो बाद में अगर तुम भी पढ़ोगे तो लगेगा कि ये मैं नहीं लिख पाता, बाद में नहीं लिख पाओगे, आज लिख पाओगे। तो अपने दर्द को चैनलाइज करो। तो मैं ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ये होम स्कूल की वजह से ये बात मेरे जहन में रह गई है, दिमाग में रह गई है। जो विपुल भाई कह रहे थे ना कि भाई दिमाग से साथ थोड़ा दिल भी रखो। तो मैंने देखा है कि ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, और सक्सेसफुल तो मान लो तो कोई भी हो सकता है, ऐसा मान भी लो, पर ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होकर मेमोरेबल होते हैं, जिनको पीढ़ियां याद करती है, जिनको लोग उनके चले जाने के बाद कोई वो पैसे वैसे भी देने वाले नहीं है, फिर भी उनकी कहानियां सुनाते हैं। कौन होते हैं ऐसे लोग? वो ये लोग होते हैं कि जिन्होंने बुद्धिमत्ता के बावजूद भी किसी के दिल को छुआ, किसी के दर्द का उधार लिया। वो हमारा गीत है ना, किसी के दर्द को ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। तो जीना इसी का नाम है। ये आप भी कर रहे हैं मित्तल भाई, हमारे कथेरिया साहब भी कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हर कोई आदमी यही कर रहा है। अब ड्यूटी के हिसाब से करने जाओगे तो आप अपना काम छोड़ दोगे, कथेरिया साहब अपना काम छोड़ दोगे। ये डॉक्टर है, सर्जन है, वो क्यों ऑपरेशन करे? वो ऑपरेशन करने के लिए बैठ जाए ना, वो क्यों गायों की सेवा करने के लिए अपना वक्त दे? आप खुद भी एस्टेब्लिश पर्सन है, तो आप क्यों किसी पंखी का वो कट गया पंख, तो उसके लिए आप दौड़े? ये अपने अंदर का एक जज्बात होते हैं ना, कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये करना चाहिए। वो कोई उड़ने वाला तोता या चलने वाली गाय तो थैंक यू कहने के लिए नहीं आती शाम को कि बहुत अच्छा किया, लेकिन हमको अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। तो बस मेरे दोस्तों, आपके अंदर से ही आवाज आएगी जब अच्छाई करोगे ना, तब कि बड़ा अच्छा लगा, सुकून लगा, शांति लगा, आज नींद अच्छे तरीके से आएगी। तो कोई नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, थक जाओ वही बस सबसे बड़ी नींद की गोली है। काम करते हुए थक जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसी को आए ना आए, हमको तो नींद अच्छी नींद आएगी अजय भाई आपको सुन के। और बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स हम सबको मिली, और यूट्यूब और सभी माध्यम से ये जैसे जय भाई ने बोला कि ये दिस विल बी मेमोरीज, तो ये शाश्वत स्वरूप से इस तरह के स्टोर भी रहेगी, और आने वाली कई पीढ़ियों को वो अपना मार्गदर्शन देती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जय भाई, आपने फिर से आपका ऋण स्वीकार करता हूँ। विपुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनिमल हेल्पलाइन करुणा फाउंडेशन के पेज पे जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस वेबिनार का ये समापन की हम घोषणा करते हैं। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम। थैंक यू।